हमारी क्लास रहेगी बीजीडीजी 172, ठीक है, जेंडर, संवेदीकरण, संस्कृति और समाज और परिवर्तन। आज इस क्लास में मैं आप सभी को इस पूरी बुक को मैं पढ़ाने जा रहा हूं। जून 2024 एग्जाम की अगर बात करूं तो उसके लिए मैराथन क्लास आपके लिए रहेगी। पूरी किताब में पढ़ाऊंगा और पूरी किताब में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन्हीं के बारे में हम लोग देखेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर मैं बात करूं इस पूरी किताब की, इस पूरी किताब में टोटल 15 चैप्टर है। कितने चैप्टर भाई मेरे? टोटल 15 के 15 चैप्टर हैं और हम लोग 15 के 15 चैप्टर देखने की जरूर कोशिश करेंगे। जैसे अगर आप लोग देखेंगे, इसमें ब्लॉक वाइज दिया गया है। अगर आप देखें पहले ब्लॉक में क्या है, जैसे चैप्टर नंबर 1 क्या है, जेंडर संबंधी संकल्पना को समझना। चैप्टर नंबर 2 है जेंडर लैंगिकताएं। चैप्टर नंबर 3 है पुरुषत्व और चैप्टर नंबर 4 है दैनिक जीवन में जेंडर। यानी इसमें ब्लॉक वाइज अगर आप देखेंगे तो पहले ब्लॉक में 4 चैप्टर है, दूसरे ब्लॉक में 2 चैप्टर है, तीसरे ब्लॉक में 2 चैप्टर है, चौथे ब्लॉक में अगर आप देखें तो 2 चैप्टर है, पांचवें ब्लॉक में 2 चैप्टर है और जो हमारा आखिरी और छठा ब्लॉक रहेगा उसमें टोटल 3 चैप्टर है। इस हिसाब से 15 चैप्टर रहेंगे, ठीक है। इससे पहले भी मैंने इस किताब को पूरी पढ़ा रखा है और आप लोग जाकर के चैनल पर जरूर देख सकते हैं। अगर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको मैराथन क्लास मिलेगी, जो कि मैंने अभी लेटेस्ट दिसंबर 2023 एग्जाम में मैंने आपको बहुत बड़ी लगभग 3 घंटे की क्लास मैंने पढ़ा रखी है। उस क्लास में इस पूरी बुक को मैंने डिस्कस कर रखा। आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो जरूर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ब्लॉक वाइज पूरी किताब को पढ़ाने की मैं जरूर कोशिश करता हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा और ध्यान से पूरी क्लास को आप लोग जरूर सुनिएगा। देखिएगा हमारा पहला जो चैप्टर दिखेगा, जेंडर संबंधी संकल्पना को समझना। क्या है भाई मेरे? जेंडर संबंधी संकल्पना। यहाँ पर हम खास तौर से पूरी किताब में जेंडर को हम लोग यहाँ पर समझने जा रहे हैं। सबसे पहले एक चीज मैं आप सबको बता दूं, आखिर भैया जेंडर क्या चीज है, ठीक है जी। तो जेंडर देखो, एक बात आप सबको पता होगा भैया, एक होता है लिंग और एक होता है जेंडर। क्या होता है जी? एक होता है लिंग और दूसरा होता है जेंडर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकता है कि जेंडर और लिंग में अंतर बताओ क्या है। तो लिंग का मतलब होता है कि लड़का और लड़की। लिंग का मतलब क्या होता है जी? लड़का और लड़की। जैसे मान लिया सेक्सुअल की हम बात करते हैं, भाई लड़का यानी पुरुष है, लड़की यानी महिला है। यानी लिंग के आधार पर, क्या सेक्स पार्ट के आधार पर वो महिला और पुरुष होते हैं, ठीक है। और जेंडर क्या होता है? जेंडर जो होता है एक प्रकार से कहा जाता है कि हमारा समाज, क्या बोलो ध्यान सुना क्या कर रहा हूं, हमारा समाज लड़के लड़कियों में जो भेदभाव करता है उसको हम जेंडर से जानते हैं। यानी जेंडर एक सामाजिक निर्मिति है जो बताती है कि कोई समाज लड़के और लड़कियों में किस प्रकार का भेदभाव करता है। क्या भाई? क्या भाई हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, वह लड़का और लड़की में किस प्रकार के अंतर को करता है। अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो आप सबने सुना भी होगा, जैसे हम लोग देखते भी, जैसे मान लो भाई एक लड़की का जन्मदिन है, क्या एक लड़की का जन्मदिन है, तो उसके जन्मदिन में किस प्रकार के उसको उसको गिफ्ट लोग देंगे। उसको गुड़िया ला करके गिफ्ट दे देगा, या उसको कोई क्या बोलते हैं कि सूट ला के गिफ्ट कर देगा, ठीक है। या इस प्रकार के आइटम, या मान लीजिए उसको क्या बोलते हैं मेकअप बॉक्स गिफ्ट कर देगा। लेकिन वहीं पर किसी लड़के का जन्मदिन है, लड़के को बैट बॉल गिफ्ट कर देगा या कोई दूसरी चीज गिफ्ट कर देगा। तो क्या है, यानी हम लड़के लड़कियों में भेदभाव करते हैं, इस आप सबको पता होगा। वहीं पर हमने रंगों तक में भेदभाव कर रखा। यानी भाई लड़कियों का कैसा उठना चाहिए, लड़कियों को कैसे बोलना चाहिए, लड़कियों को कैसा चलना चाहिए। लड़कों में हम लोग काफी बात करते हैं, भाई लड़का कैसा चलता है, लड़का कैसा बोलता है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी सोसाइटी यानी किसी भी समाज में लड़के लड़कियों में जो अंतर है, यानी समाज में जो भेदभाव है, महिला पुरुष में जो भेदभाव है, उस भेदभाव को हम लोग जेंडर से समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ही पूछ लेगा भैया सेक्स क्या और जेंडर क्या है, तो जेंडर आपको बिल्कुल समझ आ कि जेंडर आखिर चीज क्या है। यानी किसी भी समाज में और किसी भी सोसाइटी में किस प्रकार से, कि भाई किस प्रकार से अंतर पाया जाता है, ठीक है। जेंडर वही है, जेंडर एक सामाजिक निर्मिति है जो बताती है कि किस प्रकार से हमारे समाज में लड़के लड़कियों में भेदभाव है, उसको जानने के लिए जेंडर का यूज होता है। अब हम बात कर ले थोड़ा भैया सेक्स क्या है। सेक्स को हम लोग लिंग बोलते हैं। लिंग क्या है आपको पता भी होगा कि भैया हर आदमी का जन्म
एक लड़के के रूप में या एक लड़की के रूप में या एक ट्रांसजेंडर के रूप में भी होता है। किसके? ट्रांसजेंडर के रूप में। देखो अगर जो ठीक है, जीव वैज्ञानिक अंतर पाए। देखो अगर हम मैं सेक्स की बात करूं जिसको हम लोग लिंग बोलते हैं, लिंग में जैसे आप सबको पता हो भाई कि भाई कोई लड़की का अगर जन्म होता है, कोई लड़के का जन्म होता है। आपको पता है कि जो पुरुष होता है, पुरुष में एक्स वाई होता है। क्या? पुरुष में एक्स वाई होता है और महिला में एक्स एक्स होता है। ठीक है, तो पुरुष यानी पुरुष का जो एक्स है और महिला के एक्स से मिलेगा, भैया लड़की का जन्म होगा, बाइसेक्सुअल लड़की होगी। और मान लिया पुरुष का जो वाई गुणसूत्र है महिला के वाई गुणसूत्र से मैच करेगा तो क्या होगा भैया? लड़के का जन्म होगा जी। ठीक है, यानी लिंग एक प्रकार से बाइसेक्सुअल है, लिंग हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, ये लिंग और सेक्स आपको यानी लिंग और जेंडर क्या होता है ये आपको मोस्टली पता ही चलेगा। जैसे लिंग और जेंडर में थोड़ा-सा और मैं बता देता हूँ। जैसे जैसे हम लोग क्या भाई महिलाओं को बड़ा भावुक माना जाता है। क्या? तुम सबको पता होगा ना, महिलाएं भावुक होती हैं, घर की देखभाल करने वाली होती हैं, ठीक है, शांति पसंद करती हैं। महिलाओं को हम लोग थोड़ा कमजोर मानते हैं, भावुक मानते हैं, घर की देखभाल करेगी, महिलाएं मृदुभाषी होती हैं। लेकिन वहीं पर अगर कोई भाई लड़का है, यानी लड़के में हम लोग क्या देखते हैं? लड़का शक्तिशाली होगा, तार्किक होगा, कमाने वाला होगा, बहादुर होगा, आक्रामक होगा। तो ये हम भेदभाव कर रहे हैं ना। भाई जेंडर के आधार पर अगर आप देखेंगे तो हमारा समाज लड़का और लड़की में भेदभाव तो करता ही करता है मेरे। अरे तुम अपने घर में देखो, अगर तुम 2 भाई हो और जो एक बहन है, तो देखना माता-पिता बच्चों के प्रति यानी तुम्हारे ही माँ-बाप होंगे, तुम लोग देखना तुम्हारे भाइयों के प्रति उनका देखने का उनका रवैया कैसा और तुम्हारे प्रति कैसा होगा। अरे भाई लड़का होगा तो भेज देंगे जाकर के तू भाई दिल्ली में पढ़ ले, राजस्थान के कोटा में जाके पढ़ ले, फलानी जगह नौकरी कर ले। वो लड़के तो भेज देते हैं, बड़ी-बड़ी पढ़ाई करवा देते हैं, महँगे-महँगे स्कूल में भेज देंगे। लेकिन वहीं पर अगर बच्ची होगी, अगर उनकी घर की बिटिया है, तो उसको क्या भाई उसको तो ऐसे छोटे-मोटे स्कूल में, कॉलेज में डाल देते हैं, आस-पास के कॉलेज में। अगर लड़की बोलेगी कि भाई मेरी कहीं नौकरी लग रही है तो मैं चली जाऊँ, अरे बोलेंगे नहीं तेरे को जाना ही नहीं है। तो क्या है, यानी समाज जो है लड़के-लड़की में भेदभाव कर रहा ना, यानी वही उसी भेदभाव को हम लोग जब किसी समाज में जब हमें किसी समाज में जानना कि भाई क्या सच में भेदभाव है, उसी को जानने के लिए जेंडर का प्रयोग होता है। तो इस आपको समझ में आ गया कि भाई कि यानी एक प्रकार से लिंग क्या है और जेंडर क्या है। अगला हमारा देखिए क्वेश्चन है जेंडर भूमिकाएं क्या है। जेंडर भूमिका क्या? भूमिका का मतलब भैया जिम्मेदारी, जवाबदेही। आप सबको पता होगा ना कि भैया लिंग के आधार पर हमारा अलग-अलग भूमिका होती है। एक बात तुम सबने सुना कि भैया अगर लड़की है, क्या है? जी अगर लड़की है, तो लड़की क्या? भैया खाना बनाएगी, पीना बनाएगी, चूल्हा-चौका करेगी, बर्तन करेगी, घर की चारदीवारी में रहेगी और घर के लोगों की सेवा करेगी। होता है ना? लेकिन वहीं पर लड़का होगा तो भैया कमाएगा, धमाएगा, लेकर के आएगा। यानी महिला और पुरुष के आधार पर हमने क्या कर रखा है, सबकी अलग-अलग भूमिका, सबकी अलग-अलग ज़िम्मेदारी बना रखी है। अरे तुम अपने घर में ही देख लो, तुम्हारी मम्मी क्या करती हैं, तुम्हारी मम्मी घर का खाना बनाना है, तो बर्तन माँजने हैं, कपड़े धोने हैं, सारा काम कर रही है ना। और बल्कि तुम्हारे पापा क्या है, घर से बाहर कमा कर के ला रहे हैं ना। तो क्या है, यानी हम लोगों ने महिला और पुरुष के आधार पर हम लोगों ने काम बाँट रखे ना, ज़िम्मेदारियाँ बाँट रखी है ना, बटी हुई है ना भाई। क्या है, यही जेंडर भूमिका है। जेंडर भूमिका का मतलब क्या होता है कि लिंगों के बीच जैविक अंतर समानता नहीं बदलते, जबकि कोई चिकित्सीय हस्तक्षेप न किया जाए। महिलाएं और पुरुष अपनी विशेषताएं, भूमिकाओं, जिम्मेदारी को खास तरीके से महसूस करते हैं, जो लैंगिक अंतर के कारण उत्पन्न है। भाई महिला देखो किसी लड़का का जन्म होगा ना, तो लड़की को पहले से बता देते हैं, तुमको कैसे लजाना है, तुमको कैसे शर्माना है, ठीक है? तुमको कैसे घूंघट करना है, तुमको खाना बनाना है, लोगों की सेवा करनी है। ये लोग कौन बता देते हैं? भाई उसकी मम्मी, उसकी बहनें बताती है ना। और उसी प्रकार से अगर कोई लड़का होगा तो भैया लड़के को बताए बेटा तुमको ऐसे चलना है, तुमको वैसे चलना है, तुमको ये करना है, तुमको वो करना है। यानी हम लोग यानी भगवान ने भी महिला पुरुष के काम को नहीं बांटा। क्या बोला मैंने? भाई परमात्मा जो है, गॉड जिसे कहते हो, ठीक है, उसने भी भैया महिला क्या काम करेगी, पुरुष क्या काम करेगा उसने नहीं बांटा। लेकिन जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा सामाजिक व्यवस्था है, भाई सामाजिक व्यवस्था ने तो बता दिया कि लड़की कैसे रहेगी, लड़का कैसे रहेगा, लड़की क्या काम करेगी, लड़का क्या काम करेगा। जेंडर भूमिका इसी को तो बता रही है कि जेंडर भूमिकाएं मांग है कि महिला और पुरुष के बीच नियति की गतिविधियों को अलग-अलग अनुभूतियों पर आधारित है। इसी प्रकार भूमिकाओं के अंतर पुरुष और महिलाओं को अलग-अलग पेशे चुनने को मजबूर करते हैं। भाई महिला अलग पेशा चुनती है। देखो महिला अगर होगी, लड़की होगी, ब्यूटी पार्लर,
मेहंदी लगाना, सिलाई कढ़ाई करना, ये सारे काम कौन करती हैं? महिलाएं करती हैं। इस प्रकार के काम कौन? भाई मेहंदी लगाने का काम हो गया, ब्यूटीशियन का काम हो गया, ड्रेस मेकिंग का वर्क हो गया, ये सारे काम कौन कर रही? ज्यादातर महिलाओं का काम है। उसी प्रकार से पुरुष पुरुष जो होंगे वो अलग प्रकार से व्यापार चुनते हैं, व्यवसाय चुनते हैं, काम को चुनते हैं ना। महिलाएं क्या? महिलाएं एक प्रकार से क्या करती है? भैया बच्चे पैदा करना, पालन पोषण करना, हम लोग महिलाओं की इसमें भूमिका देखते हैं, हमारा समाज देखता है ना। भाई महिला, हम लोग क्या, महिला और पुरुष के आधार पर एक दूसरे की भूमिकाओं को, जिम्मेदारियों को अलग कर रहे हैं ना। भाई महिला और पुरुष है तो ऐसे कर रहे हैं ना। जैसे महिला होगी तो क्या करेगी? भैया खाना पकाना है, घर की साफ सफाई करनी है, बच्चों को देखना है, बूढ़े माँ बाप की देखभाल करनी है। हालांकि संभवतः पुरुष पुरुष एक घरेलू काम ना करते हो, पुरुष कई बार भैया ये सारे काम नहीं करते, लेकिन महिलाएं तो करती है ना। तो क्या है, विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न समय में जेंडर भूमिका जिम्मेदारी बदलती रही। भैया हर समाज में महिला की जिम्मेदारी बदलती रही है, ठीक है। और पुरुष, भाई वही मैंने बोला ना, आज भी अगर कोई लड़की है तो घर वाले बोलेंगे कि एक काम कर, मेहंदी लगाना सीख ले, ब्यूटी पार्लर सीख ले, ठीक है, सिलाई कढ़ाई सीख ले, ये बोलते हैं ना। लेकिन वहीं पर लड़का होगा, आज तक किसी के माँ बाप ने लड़कियों को कहा जाकर के मेहंदी लगाना सीख ले, ब्यूटी पार्लर सीख ले, बोलते हैं? सामान्यता नहीं बोला जाता है जी, ठीक है। उदाहरण के लिए अकुशल श्रम में भारत में महिलाओं के कार्य के रूप में, जबकि अफ्रीका में पुरुष के कार्य के रूप में देखा जाता है। इस तरह यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में घरेलू गतिविधियों में पुरुष की भूमिका प्रत्यक्ष रूप से होती है। देखो घरों में हमारे यहाँ पर पुरुष कहाँ काम करते हैं? घरों में कौन काम करता है? महिलाएं काम करती हैं। हमारा समाज इस बात को मानता है कि भैया महिलाओं की जिम्मेदारी घरेलू है। भाई घर का पालन पोषण करना, घर की देखभाल करना, सेवा करना, हम लोग क्या महिलाओं की भूमिका में देखते हैं। वहीं पर जो पुरुष है उसकी अलग भूमिका है, वह भाई बाहर से कमा के लाएगा, धमा करके लाएगा। इस प्रकार से हम पुरुष की भूमिका को हम लोग क्या है तो देख रहे हैं। यानी हम लोग जेंडर के आधार पर, किसके आधार पर जी? जेंडर के आधार पर हम लोगों ने महिलाओं के और पुरुषों के हमने क्या कर दिए, काम को बांट दिया है। यही जेंडर भूमिका, ठीक है। अगला देखिए इसमें क्या है, पुरुषत्व क्या है? पुरुषत्व शब्द उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, जिसका पुरुष व्यक्ति या पुरुष होता है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 14वीं शताब्दी में पुरुष लिंग यानी सेक्स के लिए किया गया। पुरुष लिंग जो होता है उसकी हम लोग बात करते हैं। इस शब्द का प्रयोग पुरुषों के विशिष्ट लक्षण को बताता है। पुरुषत्व के लक्षण देखो, जैसे हम लोग लड़कों के, भाई लड़का होगा तो चुस्त तंदुरुस्त होगा, मजबूत होगा, हिम्मती होगा, मर्दांगनी मर्दाना इसकी बात करते हैं ना, हिम्मती होगा, बलशाली होगा, ताकतवर होगा। पुरुषत्व को इस रूप में हम लोग बातें, पुरुषत्व पर सन 1960 और 1970 के दशक में विद्वानों ने अध्ययन में समझाया और महसूस किया और ग्रहण किया कि विशेषताएं पुरुष और पहचान को निर्धारित करती है। समाजीकरण की प्रक्रिया के तहत प्राप्त किए गए मानसिक संतुलन। देखो पुरुष के भैया एक प्रकार से आक्रामक होता है, पुरुष में मुखरता होती है। देखो लड़कों का स्वभाव कैसे होता है? अरे पुरुषत्व वही है जी जो लड़के के स्वभाव, लड़कों का स्वभाव कैसे होता है? आक्रामक होता है ना, लड़ाई झगड़ा कर लेता है, मार पिटैया कर लेता है, सब कर लेता है ना पुरुष ना। देखो होगा ना, पुरुषों की जो शारीरिक बनावट है, जो ताकत है, जो मजबूती है, वही पुरुषत्व है। इस महिला विद्वान ने आगे यह समझाया है कि बालक और पुरुषों में पुरुषत्व विशेषताओं को विकसित करने में समाज की बड़ी भूमिका है। भाई पुरुष पुरुष को पुरुष बनाने में हमारे जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, क्या उसकी बड़ी भूमिका हम लोगों को देखने को मिलती है ना। क्या है? वही पुरुषत्व है भाई। इस लड़कों का जो बिहेवियर है, लड़कों का जो स्वभाव है, भाई पुरुषों को हम क्या मजबूत मानते हैं, कमाने धमाने वाला मानते हैं, बलशाली मानते हैं, ताकतवर मानते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है ना। और महिलाएं क्या उन पर एक प्रकार से निर्भर रहती हैं, ठीक है। उसी प्रकार से स्त्रीत्व क्या है? स्त्रीत्व महिलाओं से जुड़े गुण, व्यवहार, वेशभूषा, विशेषता सारी। स्त्रीत्व क्या है? भाई महिलाएं कैसा कपड़े पहनेगी, उसकी सारी बनावट कैसी होगी, उसके लक्षण कैसे होंगे, उसका चाल चलन कैसे होगा, लजाना है, शर्माना है, इठलाना है, बलखाना है, ठीक है। ये सारे क्या है? स्त्रीत्व के निशानी है, ठीक है। यह प्राकृतिक नहीं है भैया, भगवान ने महिला को ऐसे बना के नहीं भेजा कि तुमको लजाना है, शर्माना है, ठीक है। ये क्या है? हमारा समाज, देखो कहा जाता भैया लड़कियां जन्म नहीं लेती, लेकिन हमारा समाज लड़की को बनाता है। महिलाएं जन्म नहीं लेती, लेकिन हमारा समाज महिला को बनाता है, ठीक है, बल्कि निर्मित करता है और सामाजिक उत्पादन का रूप है। फ्रांसीसी दार्शनिक ने कहा है कि स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती। मैंने क्या, फ्रांस का एक बहुत बड़ा विद्वान था, ठीक है, उसने क्या बोला कि स्त्रियां पैदा नहीं होती हैं
बल्कि बल्कि हमारा समाज बनाता है। ठीक है? जूलियत बटलर ने माना है कि अभिनय प्रदर्शन को बार-बार किए जाने वाले कार्य स्त्रीत्व को भ्रम रचते हैं या स्त्रीत्व स्वभावगत देशीकृत हो जाता है। जेंडर स्त्री के गुणों पहचानों को निर्मित करता। भैया हमारे समाज जो है वह महिलाओं की क्या करता है? रचना करता है, उसको बताता है कि क एक बात बताओ, तुम लोगों ने देखा होगा कोई लड़की है, कोई बच्ची है, मान लो लड़की की उम्र 10 साल की है। कितनी जी? 10 साल की लड़की है। लेकिन अगर उसका छोटा भाई 2-4 साल का है, तो बेचारी उसको गोद में लेकर के घूमती रहती है। तुम लोगों ने सामान्यतः इस चीज़ों को देखा होगा। एक चीज़ क्या है? यानी बच्ची को, लड़की को हम लोग बचपन से ही सिखा रहे हैं कि तुमको पालन-पोषण कैसे करना है। समझ रहे हो? तुम्हें अपने भाई की देखभाल कैसे करनी? यही इतनी छोटी-सी बच्ची है, गुड़िया है, उसको माँ-बाप भी सिखा रहे हैं कि तुझे अपने छोटे भाई की देखभाल कैसी करनी है। क्या? यानी हम एक लड़की को महिला बना रहे हैं या स्त्री के रूप में हम उसकी समाज उसको बना रहा है ना, यही स्त्रीत्व है। भाई महिलाओं को कौन से काम करने हैं, उनको कैसा रहना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, क्या है? यही स्त्रीत्व है। अगर एक चीज़ बताऊँ, अगर मैं अपनी हम लोग बात करें, जैसे कोई लड़का है ना, अगर कोई लड़का है ना भई, अगर थोड़ा थोड़ा झुक के चलता है, तो आदमी बोलता है, "अरे भैया ऐसे कैसे चल रहे हो? लड़कियों की तरह चलता है।" इस समाज में तुम सबने देखा ना, कोई लड़का अगर झुक के चलता है, तो लोग बोलेंगे, "अरे तेरे को तो छाती चौड़ी करके चलनी चाहिए, ऐसा कैसे चलता है? झुक के चलता है, लड़कियों की तरह चल रहा है ना।" क्या है? यानी हमारा समाज में एक प्रकार समाज ने मान लिया है कि लड़का होगा तो ऐसे होगा, लड़की होगी तो ऐसी होगी। लड़का होगा तो ऐसे चलेगा। भई अगर कोई लड़की लड़कियों में लजाना है, शर्माना है, इठलाना है, ये सब क्या है? ये एक प्रकार से हमारा समाज लड़कियों को बना रहा है। यानी स्त्री का निर्माण हमारा क्या करता है? समाज करता है। अरे भैया भगवान तो एक बच्ची का जन्म होता है, लेकिन हमारा समाज उसको स्त्री बनाने में उसकी क्या होती है? भाई बड़ी भूमिका हम लोगों को देखने मिलती है ना। किस प्रकार से उसको चूल्हा-चौका करना है, बर्तन करना है, खाना बनाना है, खाना पकाना है, सब क्या है कि घर की देखभाल कैसी करनी है, अपने छोटे भाई की देखभाल कैसी करनी है। लड़की वहीं से सीखती-सीखती यानी वहीं से कह सकते हैं उसकी स्त्री बनने की जो प्रक्रिया है, वो शुरू हो जाती है। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल देखा आप आस-पास उठा कर के देख लेना कि अगर 10 साल की लड़की है, अगर उसका छोटा भाई 2 साल का है, 4 साल का है, देखो वो छोटी-सी बच्ची उसकी देखभाल कैसे करती है। यानी यही हमारा समाज जो है कि एक लड़की का क्या करता है जी, निर्माण कर रहा है। आप समझ रहे हैं? ये यही स पितृसत्ता कहते हैं। भैया पितृसत्ता का सिंपल से मतलब होता है कि जहाँ पर वंश परंपरा पिता के अनुसार चली, उसी को हम लोग पितृसत्ता बोलते हैं। जैसे मान लीजिए पितृसत्ता मतलब पुरुष या पिता का शासन कह सकते हो। पितृसत्ता संस्था पुरुष के प्रभुत्व को मजबूत बनाती है और महिलाओं को अधीन रखने में सक्षम रखती है। प्रभावी शक्ति संबंधित समाज में विभिन्न स्तरों पर संचालित होती है। सभी स्तरों पर बालिकाओं, महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव। देखो पितृसत्ता क्या है? पितृसत्ता कह सकते हैं कि जहाँ पर घर परिवार की जिम्मेदारी पुरुषों के पास है। जैसे मान लीजिए आज आपका घर है, आज आपके घर के भाई सबसे बड़े जो डिसीजन लेते, फैसले लेते कौन? आपके पापा हैं। कुछ दिन के बाद आपका भाई हो जाएगा, कुछ दिन के बाद उनका भाई का आपका बेटा, उन भाई के आपके भाई का बेटा हो जाएगा। तो क्या है? यही पितृसत्ता यानी जहाँ पर वंश परंपरा, जहाँ पर एक प्रकार से पिता या पति कह सकते हो, उसके ज़रिए वंश परंपरा चली, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पितृसत्ता। पितृसत्ता में महिलाओं के खिलाफ हम लोगों को भेदभाव देखने को मिलता है या भेदभाव महिलाओं को ना सिर्फ़ अवसरों को कम करता है, बल्कि महिलाओं को कमज़ोर बनाता है। यानी जो भी समाज पितृसत्तात्मक समाज होता है, वहाँ पर महिलाएँ क्या भैया खुद को कमज़ोर समझती हैं और महिलाओं के जो अवसर हैं आगे बढ़ने के, उनको कम करता है। बल्कि अब महिलाओं के विरुद्ध हिंसा भाई जो पितृसत्तात्मक समाज होता है, वहाँ पर महिलाओं के खिलाफ कह सकते हो हिंसा सबसे ज़्यादा होती है। क्या होती है जी? हिंसा सबसे ज़्यादा होती है। उनके हिंसा मतलब समझते हो उनको मारना, पीटना सबसे ज़्यादा भाई जहाँ पर पुरुष को पता है कि मैं ही मालिक हूँ और मेरी स्त्री है, मेरा इस पर अधिकार है, तो भैया मारेगा, पीटेगा, सब करेगा। इसके अतिरिक्त पितृसत्ता निजी क्षेत्रों की सीमा को निर्धारित करती है। इस बात पर जोर देती है कि निजी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए, सार्वजनिक क्षेत्रों में पुरुष के लिए होता है। देखो देखो पितृसत्ता बताती है भैया कि जो निजी क्षेत्र हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है, वो लड़की के लिए है और जो सरकारी सेक्टर है, पुरुष के लिए है। पितृसत्तात्मक मानक परिवार, समाज, सरकार, राजनीति, मीडिया जैसी संस्थाओं को प्रभावित भाई पितृसत्ता का जो प्रभाव हमारे समाज पर, हमारी राजनीति में, हमारी मीडिया में, धर्म में, हर जगह पर पितृसत्ता का
पितृसत्ता समाज में संपत्ति का जो अधिकार है वह पुत्र को जाता है। जहां पर भी पितृसत्तात्मक समाज रहेगा वहां पर भैया धन दौलत रुपया पैसा जो मिलेगा वह लड़के को ही मिलेगा। पितृसत्तात्मक समाज क्या है कि भैया जो पूरा पैसा मिलेगा किसको मिलेगा, वह पुत्र को ही मिलता है, लड़के को ही मिलता है। इसे पितृवंशीय उत्तराधिकार कहा जाता है। पितृसत्तात्मक परंपरा में पिता केंद्रित व्यवस्था में विवाह के बाद महिलाओं को अपनी पति के घर जाना पड़ता है। भैया जहां पर भी पितृसत्तात्मक समाज रहेगा, लड़की की अगर शादी हो गई है तो उसे अपने पिता यानी अपने पापा के घर नहीं लड़की को, बल्कि उसे अपने पति के घर जाना पड़ेगा। पितृसत्तात्मक समाज यही है कि जहां पर वंश परंपरा किसके जरिए चल रही है, पिता के जरिए चल रही है, पिता या पति के जरिए जो चलती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पितृसत्तात्मक समाज कहा जाता है या पितृसत्तात्मक समाज होता है। नारीवाद क्या है? नारीवाद एक प्रकार से कह सकते हैं कि नारीवाद एक प्रकार का आंदोलन है जो महिलाओं की स्थितियों पर सवाल खड़े करता है। यह आंदोलन मांग करता है कि महिलाओं को भी पुरुष के समान माना जाए। देखो नारीवाद क्या है, एक प्रकार का आंदोलन है जो कहता है भैया भाई कहता है कि महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर दर्जा दिया जाए। देखो जैसे पुरुष को भैया भाई जितनी सैलरी मिलती है उतनी सैलरी महिला को मिले, जैसे पुरुषों को नौकरी मिलती है वैसे नौकरी महिला को मिले, पुरुषों को वोट डालने का अधिकार है तो महिला को वोट डालने का अधिकार मिले, पुरुषों के बैंक में खाते खुलते हैं तो महिला के बैंक में खाते खुले। यानी एक प्रकार से नारीवाद जो है पुरुषों को महिलाओं के समान अधिकार की बात करता है। यह एक विचारधारा है, यानी नारीवाद क्या है, एक विचारधारा है जो महिलाओं को मजबूत करने की दिशा में काम करती है। यह एक सामूहिक चेतना है। कोई भी व्यक्ति या समूह जेंडर समानता जेंडर न्याय संगत का प्रयास करता है, महिलाओं के विरुद्ध होने वाले दमन अन्याय शोषण हिंसा के खिलाफ लड़ सकता है। यानी अगर आप देखें नारीवाद एक प्रकार से क्या है, महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार देने की बात करता है। एक चीज मैं बता दूं, बहुत पहले समय अगर आप देखोगे पूरा पहले क्या होता था भैया कि जैसे भारत नहीं, हम लोग अगर यूरोप की बात करें, अमेरिका है, जर्मनी है, फ्रांस है, यहाँ के देशों में पहले महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। क्या जी, महिलाओं को पहले वोट देने का अधिकार नहीं होता था। ये अमेरिका आज बड़ी बातें करते हैं, पहले इनके यहाँ पर महिला को वोट डालने का अधिकार नहीं था। तो महिलाओं ने इसके लिए आंदोलन किया था। क्या किया था? महिलाओं ने इसके लिए आंदोलन किया कि हमको भी पुरुषों के बराबर क्या मिले, अधिकार मिले। क्या मिले? हमको भी पुरुषों के बराबर अधिकार मिले चाहिए। यानी महिलाओं ने पुरुषों के बराबर अधिकार के लिए जब आंदोलन किया और आंदोलन सफल रहा, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला, वहीं से कह सकते इस नारीवाद जो आंदोलन है उसकी शुरुआत हुई। नारीवाद को हम लोग फेमिनिस्ट कहते हैं। फेमिनिज्म या फेमिनिस्ट वो है कि जब कोई व्यक्ति महिलाओं के अधिकार की बात करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, नारीवाद कहते हैं। नारीवाद सिर्फ वोटिंग राइट को लेकर के यानी महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर वोट डालने का अधिकार मिले, वहीं से क्या इसकी शुरुआत की जाती है। और इसका नारीवाद शब्द जो है पहली बार 1871 में फ्रांस में पुस्तकों में इसका यूज हुआ। नारीवाद उन आंदोलनों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है जो विविध अवसरों पर। नारीवाद की पहली लहर 19वीं शताब्दी में आई है। इस दौरान महिलाओं को मताधिकार, वही वोट डालने का अधिकार, यानी महिलाओं ने जब वोट डालने के लिए क्या किया, संघर्ष किया। नारीवाद की दूसरी लहर 1960-70 के दशक में आई, जब लोगों ने महिलाओं ने परिवार में, कार्यस्थल और लैंगिकता को लेकर के पुरुषों के समान अधिकार, यानी नारीवाद एक प्रकार से पुरुषों के बराबर अधिकार की क्या करता है, बात करता है। यानी नारीवाद कहता है कि भैया पुरुषों के बराबर हमको भी अधिकार मिले, काम का अधिकार, रोजगार का अधिकार, सैलरी, वेतन, जैसे जो पुरुष को मिलता है वही महिलाओं को मिलना चाहिए। यही क्या है, नारीवाद है। क्या है, यही नारीवाद है। अगला जेंडर आधारित हिंसा क्या है? जेंडर आधारित हिंसा का मतलब कि भाई किसी महिला के साथ भेदभाव, यानी जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर जेंडर आधारित, जैसे घरेलू हिंसा होती है, जैसे भाई घरों में लड़कियों को, बच्चियों को, पत्नियों को, माओ को जो मारा जाता है वही जेंडर आधारित हिंसा है। जैसे मान लीजिए एक लड़के की शादी हो गई, लड़का अपनी वाइफ को मारता है, पीटता है, यह जेंडर आधारित हिंसा। घरेलू यानी यह भेदभाव लिंग, प्रजाति, वर्ग, धर्म आदि के आधार पर होता है। यानी जेंडर आधारित यानी लिंग के आधार पर जो हिंसा होती है, यानी जो पुरुष अपनी महिला को मारता है, ठीक है, वही हम लोगों को उसी को क्या कहते हैं भाई, जेंडर आधारित हिंसा, उसी को कहा जाता है।
ठीक है? लिंग के आधार पर उनको मारा जाता, पीटा जाता, वही जेंडर आधारित क्या है? हिंसा हम लोग इसको समझते हैं। इसी के साथ अगर देखिएगा तो हमारा जो पहला चैप्टर है, पूरा समाप्त हो गया है और पहले चैप्टर में जो-जो इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको सारा बताने की कोशिश की है। सिर्फ़ आप लोग आसान भाषा में समझने की कोशिश कीजिएगा, जो-जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। किताब बहुत आसान है, लेकिन अगर आप लोग अच्छे से बुक को समझ लेंगे, तो आप एग्ज़ाम में इसको अच्छे से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। किताब मुश्किल नहीं, किताब बेसिक किताब है, जर्नल मोस्टली चीज़ें इसमें दी गई हैं। अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जो-जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसको आपको ध्यान से सुनना है। आपके ध्यान से अगर आप लोग सुन लेंगे, तो आपको एग्ज़ाम में लिखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला चैप्टर देख लेते हैं। अगला जो हमारा दूसरा चैप्टर है, ठीक है? नंबर 2 क्या है? जेंडर और लैंगिकता। इसमें जैसे अगर आप देखिएगा, लैंगिकता सामाजिक निर्मिति, लैंगिकता जीवन का एक पहलू है। समान यौन इच्छाएँ क्या हैं? अच्छी महिलाएँ कौन-सी होती हैं? यौन सुख और सशक्तिकरण क्या है? इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, यानी लैंगिकता को लेकर के आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। लैंगिकता यानी सेक्सुअलिटी, ठीक है? लैंगिकता मतलब समझते हो कि वैसे जैसे भैया कोई लड़की है, तो भैया उसमें एक प्रकार से सेक्स की इच्छा कितनी है, वो रिलेशन कितना बनाना चाहती है, यही लैंगिकता है। क्या है? लैंगिकता क्या है? वो चाहे लड़का हो जी, वो चाहे कोई लड़की हो। लड़की सेक्स करने की कितनी इच्छुक है, कितनी आदी है और लड़का सेक्स करने की कितना इच्छुक है, कितना आदी है, यही लैंगिकता है, अगर नॉर्मल भाषा में बात करें। सेक्सुअलिटी यही है, ठीक है? अब देखिएगा, मनुष्य के लिए लिंग, सेक्स, जेंडर, पहचान, भूमिकाएँ, लैंगिक झुकाव, आनंद, प्रजनन, केंद्रीय पहलू जीवन भर। देखो देखो भैया हम लोग इंसान हैं, हम लोगों के जीवन में भाई झुकाव होता है। जैसे लड़का हूँ मैं, भाई लड़की के प्रति मेरा झुकाव होगा, ठीक है? भाई सेक्स हर आदमी में भरा हुआ है, ठीक है? जिससे आनंद मिलता है और प्रजनन। भाई देखो, सेक्स जो है एक प्रकार से अगर हम बात करें, सेक्स जो है उसका मूल उद्देश्य क्या है? बच्चे पैदा करना। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रजनन। क्या है? प्रजनन यानी बच्चे पैदा करना। लैंगिकता विचारों, कल्पनाओं, इच्छाओं, विश्वासों, ठीक है, अभिवृत्तियों, मूल्यों, व्यवहारों और भूमिकाओं, संबंधों में अभिव्यक्त होती है और महसूस की जाती है। हालांकि लैंगिकता इस समस्त आयामों को शामिल कर सकती है, परंतु ये सभी आयाम हमेशा अभिव्यक्त नहीं किए जाते हैं। लैंगिकता जीव वैज्ञानिक है। लैंगिकता का भैया जीव विज्ञान में है। अरे लैंगिकता वही है जो आदमी भैया लड़की को देख करके लड़की को देखकर लड़कों में जो हार्मोन रिलीज हो रहा है और लड़की को देखकर लड़के में जो हार्मोन रिलीज हो रहा, वही लैंगिकता है। भाई किसी के प्रति अट्रैक्शन, सेक्स करने की इच्छा, यही लैंगिकता है, ठीक है जी? अगर अब देखिए लैंगिकता सेक्सुअलिटी की सामाजिक निर्मिति क्या है? देखो मेरा जैसे एक लिखा हुआ देख केस स्टडी क्या लिखा है, मेरा नाम अनुपमा है, मुझे भोजन पसंद है, मेरे लिए यह बता पाना मुश्किल है कि मुझे कौन सी चीज अधिक पसंद है, पर मुझे बताना ही हो, खाने की मेरी पसंदीदा चीज गोलगप्पे सबसे ऊपर हैं। उनमें से आप लोगों के लिए जिन्हें कभी गोलगप्पे खाने का आनंद ना लिया हो, गोलगप्पे भुने हुए आटे की गोलियां होते हैं, इसमें उबले काबुली चने, उबले हुए आलू के गूदे, मसालेदार सुगंधित पानी जैसे चीजें उभरी होती हैं, ठीक है? क्योंकि मुझे पसंद है। यह सब तकनीकी वर्णन है। अगर आप मुझे पूछे कि मुझे कौन सी चीज सबसे अधिक पसंद है, तो वह है चिकन बिरयानी। लेकिन कुछ चीजें में है, जैसे हैदराबाद के अपने अनुभव के कारण पसंद नहीं करती। असल में चिकन बिरयानी या किसी भी तरीके से मांस मैंने पहली बार हैदराबाद में चखा, जब 2 साल बाद पहले अजमेर और हैदराबाद आई थी। जब मैं एक बच्ची थी, तब मुझे मांसाहार भोजन की इजाज़त नहीं थी। मेरे दोनों भाई और पिता मांस खाते थे, लेकिन मेरी मम्मी नहीं खाती थी और ना ही मुझे खाने देती थी। तो यह तब था जब हम क्षत्रिय थे। हमारे यहाँ पर मांसाहार की कोई रोक-टोक नहीं थी। मेरी माँ घर पे मांस पकाती थी, लेकिन खुद नहीं खाती थी और ना ही मैंने कहा कि मुझे खाने देती थी। इस बात को लेकर के सचमुच में क्रोधित और क्रोध की बड़ी हुई, गुस्सा होती थी। जब मुझे नौकरी मिली, तब मैं लखनऊ आई और मैंने 25 साल की उम्र में पहली बार मैंने मांस खाना शुरू किया। वहाँ मैंने एक सहेली बनाई, उसका नाम पुष्पा था। वह देखने में बहुत सुंदर खाना पकाती थी, खास तौर पर उसके बनाए गए चिकन कोरमा। पूरी दुनिया में कोई जवाब नहीं था। हालाँकि मैंने महसूस किया कि तंदूरी चिकन मुझे पसंद नहीं है। मुझे यह सूखा और स्वादहीन लगता है। भगवान ही जाने इस तरह के इतने सारे लोग तंदूरी चिकन की दीवाने बने हैं। सामान्यतः हम एक दूसरे के घर जाकर के खाना खाते थे। हालाँकि जब तंदूरी चिकन
बनाती थी तो मैं इडली, डोसा, ब्रेन करी, कबाब वगैरह खाने से लिए बाहर चली जाती थी। लखनऊ में मैंने ब्रेन करी के आनंद को खोज की। शुरू में तो इस खाने ने मुझे हिचकिचाहट थी होती थी, लेकिन मुझे यह स्वाद लगने लगा, लेकिन अब मुझे बहुत पसंद है। मेरी माँ इन चीज़ों के बारे में क्या सोचेंगी? मेरे लिए यह अद्भुत वस्तु है। आइए अब हम इस पे चिंतन देखो, आम तौर पर माना जाता है कि भोजन भई स्वादिष्ट है, जीव विज्ञानी और प्राकृतिक है, ठीक है? अनुपमा की कहानी के बाद आप इससे सहमत या असहमत हैं? आप अपने जवाब में शायद इस बात से सहमत हो सकते हैं कि भोजन का स्वाद जेंडर, वर्ग, जाति, धर्म को प्रभावित होता है, यानी इसकी निर्मिति सामाजिक होती है। आपने जेंडर के कारण अनुपमा अपने घर में मांस नहीं खाती थी। उसके भाई और पिता मांस खाते थे क्योंकि वह पुरुष थे। अगर वह ब्राह्मण परिवार के होते तो संभवतः वह मांसाहारी ना होते। लेकिन जब अनुपमा लखनऊ आई तब उसने यहाँ पर भली-भांति व्यंजन सामने आए। उसने किसी भी किस्म के व्यंजन का स्वाद लिया। अनुपमा ने मांसाहार 25 साल की उम्र में शुरू किया। यह भी अनुपमा ने शुरू-शुरू में ब्रेन करी को चखने के लिए अनुत्सुक थी, लेकिन बाद में वह ब्रेन करी पसंद करने लगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि अनुपमा व्यापक मानसिक खोज की। जो चीज़ें मुझे पसंद है, संभवतः आप भी उस चीज़ से घृणा करते हों। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अनुपमा को पसंद है, लेकिन पुष्पा तंदूरी चिकन पसंद करती है, अनुपमा नहीं करती है। के सकारात्मक और नकारात्मक है। अनुपमा को भोजन पसंद है। भोजन के लिए उसका आनंद का स्रोत वह खोजबीन की चीज़ रहा है। या हम जानते हैं कि एक लड़की के रूप में अनुपमा इस बात को लेकर बहुत ही खिन्न थी कि उसे मांस खाने की इजाज़त क्यों नहीं दी गई। यह एक भेदभाव है, जिसे उसे गुस्सा दिलाता है। भोजन को लेकर के अनुपमा का स्वभाव दोनों को तरह अपनी भलाई का भावना को बढ़ावा देने वाला घटना था। आपको आश्चर्य हो सकता है कि आप अनुपमा की खाने की आदत के बारे में इतने अधिक विस्तार से क्यों पढ़ रहे हैं? तो हम देख सकते हैं कि शायद यह आपने पहले अनुमान लगा लिया होगा ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है? प्रश्न है कि जैसे पड़ताल करेंगे कि भाई अगर आप देखेंगे कि लड़का-लड़की के आधार पर यहाँ पर भई कि अनुपमा लड़की है इसलिए उसको मांस खाने को नहीं मिल रहा है। लेकिन उसके घर में जो पुरुष हैं, जो भाई हैं, वो लोग क्या हैं? वो मांस खा सकते हैं। उनको मांस खाने की क्या है? इजाज़त है। इस प्रकार भली प्रकार तर्क दिया जा सकता है कि भोजन के स्वाद में जितनी बातें कही जाती हैं, वह सारी लैंगिकता के लिए भी सत्य हैं। बात कर सकते लैंगिकता क्या? भाई लैंगिकता क्या है? जेंडर, जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र आदि को प्रभावित होती है या इससे निर्मित होती है। नियमित नहीं होती है बल्कि परिवर्तनीय है। ठीक है? सकारात्मक और नकारात्मक आयाम होते हैं। ठीक है? विविधता क्या है? हमारी यौन इच्छाएँ को अक्सर प्रत्येक चीज़ हम किसी न किसी तरफ आकृष्ट होते हैं। हमारी यौन इच्छाएँ संतुष्टि कैसे मिलती है? सामान्यतः यह मान लिया जाता है कि आकर्षण सिर्फ़ महिला और पुरुषों के बीच ही घटित होता है। देखो भैया, हमारा समाज मानता है कि भैया लड़का लड़की के प्रति आकर्षित होता है और लड़की लड़के के प्रति आकर्षित होती है। हालाँकि चूँकि इच्छाएँ प्रायमान होती हैं, आकर्षण किन्हीं 2 व्यक्तियों के बीच घटित हो सकता है। उदाहरण के लिए यौन आकर्षण 2 महिलाओं, 2 पुरुषों के बीच भी घटित हो सकता है। देखो ऐसा नहीं है कि भैया कि लड़की को लड़का पसंद आएगा या लड़के को लड़की पसंद आएगी। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि भैया लड़का लड़के को पसंद कर ले और लड़की लड़की को पसंद कर ले। कई बार यह भी हो सकता है, ठीक है? कि आज तुम सबने अखबार में पढ़ा होगा ना कि भैया लड़कियाँ लड़कियों से शादी कर रही हैं। ऐसे आपने सुना भी होगा, अखबार में पढ़ा भी होगा। इच्छाएँ अनेक रंग की होती हैं। असल बात यह है कि आप किसकी तरफ आकर्षित होते हैं, बल्कि यह कि आप किस प्रकार की इच्छाएँ को महसूस करते हैं। आम तौर पर लोग जब सेक्स शब्द को सुनते हैं, तो इसका अर्थ है एक पुरुष और एक स्त्री के बीच होने वाला शारीरिक संबंध। सेक्स क्या है? भैया सामान्यतः हम लोग सेक्स को क्या मानते हैं कि एक महिला है और एक पुरुष है। उसके बीच में जो शारीरिक संबंध है, जो फिजिकल रिलेशन है, हम उसकी बात करते हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि इन तरीकों से लैंगिक कार्य का संबंध वंश वृद्धि, प्रजनन, संतान हो सकता है। जबकि हम जानते हैं कि सेक्स केवल बच्चे पैदा करना नहीं है, बल्कि मजे लेना या आनंद लेने के लिए भी किया जाता है। देखो, सामान्यतः अगर आप देखेंगे जो सेक्स है, ठीक है? वो क्या है? भैया बच्चे पैदा करने के लिए किया जा रहा है, ठीक है? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई बार जो सेक्स है वो क्या है कि आनंद लेने के लिए क्या? भाई मजा लेने के लिए, आनंद लेने के भी क्या होता है? ये किया जाता है या किया जा सकता है। दर्द और आनंद क्या है? जब हम लैंगिकता, सेक्सुअलिटी शब्द के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में कौन-सा शब्द आते हैं कि यौनिक इच्छाएँ, लैंगिक झुकाव, शर्म, पाबंदी, दर्द, यौन हिंसा, बलात्कार, संकोच, इस प्रकार की बातें हमारे मन में आती है ना? भैया क्या है कि जो लैंगिकता है उसमें हम लोगों को कई बार शर्म भी आती है,
दर्द भी होता है, प्रेम भी होती है, उसमें इच्छा भी है, उसमें शर्म भी है, उसमें संकोच भी है, समाज में प्रतिबंध भी होता ना। तो एक प्रकार से लैंगिकता क्या है कि भाई ये सिर्फ देखो लैंगिकता यानी सेक्स क्या है? एक प्रकार से सेक्स को यही माना जाता है, हमारा जो भारतीय समाज है, यही मानता भाई लड़के-लड़की में जो संबंध बन रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चे पैदा करना यानी प्रजनन करना। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कि भैया सेक्स अगर किया जा रहा है, तो सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए किया जा रहा, बल्कि वह आनंद के लिए, खुशी के लिए और प्लेज़र एक शब्द आता है इंग्लिश में बोला जाता है, प्लेज़र के लिए भी क्या है? सेक्स होता है या सेक्स किया जा रहा है। ठीक है? इस प्रकार से हम लोग इसको कह सकते हैं या पहचाना जा सकता है। अब देखिएगा लैंगिकता एक पहलू के रूप में देखो, जैसे अगर आप देखोगे, जैसे एक लड़की की कहानी दे रखी है कि भई देखो इस कहानी को मैं बता देता हूँ कि 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची है, क्या है? 5वीं कक्षा में एक लड़की पढ़ने जाती है, लेकिन बाद में क्या 5वीं क्लास तक उसने पढ़ाई की है, लेकिन अब उसको अब आगे पढ़ना है, भई स्कूल बड़ा दूर है, तो माँ-बाप उसको पढ़ने के लिए मजबूर नहीं, क्योंकि माँ-बाप को लगता है कि लड़की अगर दूर पढ़ने जाएगी, तो कहीं वो लैंगिकता का शिकार ना हो जाए। लैंगिकता मतलब समझते हैं? जैसे मान लीजिए कि एक माँ-बाप हैं, ठीक है? भाई उनकी जो बच्ची है, गाँव की स्कूल में पढ़ती थी, तो चलो ठीक था गाँव के पास आस-पास था भेज देते थे। लेकिन वही लड़की अगर बोले, मम्मी-पापा मुझे शहर जाकर के पढ़ना है, तो माँ-बाप को चिंता हो जाएगी, कहीं मेरी बच्ची किसी लड़के के संपर्क में ना जाए, उसकी लैंगिकता बढ़ ना जाए। यानी उसमें वह लड़के के प्रति आकर्षित ना हो जाए और किसी लड़के से वो सेक्स ना कर ले। इसको लेकर के क्या है कि माँ-बाप में क्या रहता है, काफ़ी भिन्नता रहती। इसलिए तुमने देखा होगा कि उनको दिक्कत रहती, कहीं मेरी बच्ची के साथ कुछ गलत ना हो जाए, कुछ ऐसा-वैसा ना हो जाए, क्या है? या कहीं लड़की ही लैंगिकता उसकी उभर ना जाए या उसमें देखने को मिले। भाई लड़की भी क्या उन माँ-बाप को ये फ़िक्र रहती है, कहीं मेरी बच्ची किसी के साथ भग ना ले या ये ना कर ले, किसी के साथ सेक्स-वेक्स ना कर ले, क्या है? ये लैंगिकता की निशानी है। यही क्या है? लैंगिकता हम इसी प्रकार से समझ रहे हैं ना। दूसरा क्या है? चलना-फिरना देखिएगा, महिलाएँ रात को बाहर घूमने की अनुमति नहीं देखो देखो भैया कि महिलाओं को रात को घूमने नहीं घूमती नहीं है। महिलाएँ छात्रावास में अधिकांश लड़कियों की अनुमति नहीं होती। जैसे कोई लड़की हॉस्टल में रहती है, तो उसको परमिशन नहीं कि रात में घूमे-फिरे, रात में बाहर जाए। कुछ विश्वविद्यालय में उन्हें पिंजड़ा तोड़ आंदोलन प्रारंभ किया, जो छात्रावास में पिंजड़ा कैद खाने के रूप में था। यह लैंगिकता से जुड़ा मुद्दा है, क्योंकि देखो क्योंकि लोगों को लगता है कि लड़कियाँ अगर बाहर जाएँगी, तो उनके खिलाफ क्या हो सकता है? हिंसा हो सकती है, यौन हिंसा यानी उनके साथ एक प्रकार से सेक्सुअल हैरेसमेंट हो सकता है। वहाँ के अधिकारी आपको बताएँगे कि वे लड़कियों की सुरक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह सिर्फ सुरक्षा का मामला नहीं है, यह डर का मामला है। अगर लड़कियों को स्वतंत्रता दी गई, तो वह सहमति से सेक्स कर सकती हैं। क्या एक प्रकार से? देखो, ख़ास तौर से जैसे मान लीजिए कोई हॉस्टल है, हॉस्टल में अगर आप लोग देखोगे कि लड़कियों को बाहर जाने की अनुमति नहीं है। ये अनुमति नहीं कि वो लोग उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, बल्कि इसलिए उनको परमिशन नहीं देते हैं कि लड़कियाँ अगर रात में जाएँगी, तो भैया वो किसी लड़के के साथ सेक्स-वेक्स कर लेंगी। बल्कि असली समस्या क्या है कि लड़कियों की जो लैंगिकता है, सेक्स करने की जो इच्छा है, वह जाग जाएगी और वो किसी लड़के के साथ जाकर के संबंध बना लेगी। क्या है? चल चिकित्सा द्वारा इलाज देखो, शरीर में ऐसे कई सारे अंग हैं, जो प्रजनन और यौन स्वास्थ्य से संबंधित है, जैसे जिनको हम लोग गुप्तांग कहते हैं। क्या? लड़कियों से उम्मीद की जाती है कि वह इस अंगों के संबंध में शर्म करें, इसलिए जबकि वह अंगों के संबंध में स्वास्थ्य संबंधी कोई मुद्दा खड़ा हो, तो डॉक्टर को ऐसे अंग दिखाते समय लड़कियाँ शर्माती हैं, आमतौर पर ऐसे मुद्दे छिपे रहते हैं। देखो भाई लड़की अगर बीमार है, ज़्यादातर मान लो अगर पुरुष डॉक्टर है, तो भैया लड़की उसको कुछ दिखाए-उखाएगी नहीं, ठीक है? चाहे डॉक्टर ही क्यों ना हो। ऐसे समय लड़कियों से उम्मीद की जाती है कि भैया लड़कियाँ अपने लाज करें, शर्म करें, सारी चीज़ होती है ना। लैंगिक श्रेणियाँ क्या हैं? लैंगिक श्रेणी देखिएगा, मुख्य धारा के समाज हमारे समाज में कुछ मानक है। देखो हमारा समाज भैया कहता है कि जो संबंध बनेगा वह एक लड़के और लड़की के बीच में बनेगा। क्या हमारा समाज यह मानता है कि भैया हमारे समाज यह कहता है कि भैया लड़का और लड़की में ही सेक्स होगा, यानी एक लड़का एक यानी शादी जो होगी वह एक लड़की की शादी एक लड़के से होगी और एक लड़की की शादी एक लड़की से होगी। विवाह संस्था के दायरे में भीतर बनाया जाएगा। भैया शादी जो बने हमारा समाज यही मानता है कि एक लड़की की शादी लड़के से होगी और लड़के की शादी लड़की से होगी। ठीक है? संबंध ऐसे पुरुष और स्त्री के बीच होना चाहिए
जो एक ही जाति के हों, एक ही धर्म के हो, एक ही वर्ग के हों। हमारा समाज ये भी कहता है कि भैया लड़के की शादी अगर लड़की से हो रही है तो लड़की उसी की जाति की हो, उसी धर्म की हो, उसी वर्ग की हो, यह है। क्योंकि उनको लगता है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होगा तो भैया वह उनकी जाति धर्म का होगा या उनका खून होगा, इस प्रकार से ना कि भाई हमारा जो समाज है वह एक लड़की को लड़के के साथ संबंध यानी सेक्स करते हुए मानता है। ऐसा नहीं कि लड़का लड़के के साथ सेक्स कर रहा, लड़की लड़की के साथ कर रही हो, वो बच्चा पैदा हो या ना हो। लेकिन आप सबने थोड़ी दिन पहले खबरों में, अखबारों में सुना होगा कि भैया जो लड़कियां हैं वो लड़कियों के साथ शादी कर ले रही है। ऐसा बहुत सारा तुमने खबर ओबर सुना होगा कि भैया मैंने अपनी सहेली से ब्याह कर लिया। ऐसा भी होता है ना, क्या है। लेकिन हमारा जो समाज है इस बात को मानता है कि भैया लड़की की शादी लड़के से होगी और लड़के की शादी लड़की से होगी, ठीक है। और महिला की जो शादी पुरुष से हो रही है वह उसकी जाति का होगा, उसके धर्म का होगा, उसके वर्ग का होगा। इस प्रकार से हमारा जो समाज है मानता है, या उसकी सामाजिक मान्यता हम लोगों को देखने को क्या है मिलती ना। भाई समाज तो ऐसे ही मानता है। समान यौन इच्छाएं क्या है भैया? समान यौन इच्छा का मतलब होता है कि समान लिंग के समान यौन। जैसे लड़का जो है वह लड़की के साथ रिलेशन बनाएगा, लड़का देखेगा, लड़का जो है वह लड़की के साथ संबंध बनाएगा और लड़की जो होगी वह लड़के के साथ क्या करेगी? संबंध को बनाएगी। इसी को बोलते हैं समान यौन इच्छा। समान यौन इच्छा एक प्रकार से क्या होती है कि भैया इसमें यानी समान लिंग की तरफ समान यौन इच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं समान यौन इच्छा। जैसे जैसे महिलाएं हैं, अच्छी महिलाएं कौन सी हैं? जैसे एक शब्द आता है अच्छी महिलाएं लैंगिकता के संबंध में। भैया अच्छी महिलाएं उसको ही माना जाता है कि भैया महिला क्या होगी? एक स्त्री के रूप में, एक पुत्री के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक अच्छी माँ के रूप में और एक अच्छी अच्छी और खराब क्या है? हर महिला खराब महिला होने से डरी रहती है, ठीक है। एक अच्छी महिला क्या करती है? वह समाज में सभी बातों को मानती है। वह वही देखो, अच्छी महिला कौन है भैया? जैसा समाज कहता है वैसे कपड़े पहन लो, वैसा चल फिर लो, वैसा बोल चाल लो। समाज जैसा कहता है अगर लड़की वैसी करती है तो समाज के नगर में वो अच्छी महिला है। भैया समाज कहता है कि लड़कियों को घूंघट करना चाहिए, लड़कियों को ये कपड़े पहनने चाहिए, लड़कियों को वो कपड़े पहनने चाहिए। तो लड़की अगर समाज के अकॉर्डिंग, समाज के अनुसार अगर कपड़े पहनती है, कपड़े लत्ते पहनती है तो समाज हमारा उसको अच्छी महिला मानेगा। लेकिन अगर कोई लड़की है, अगर वो समाज के अनुसार कपड़े लत्ते नहीं पहनती है, समाज के अनुसार चलती फिरती नहीं, तो समाज क्या उसको पसंद नहीं करेगा और उसको एक खराब महिला के रूप में क्या करेगा? बताएगा। तो अच्छी और खराब महिला के बीच में ये कि अच्छी महिलाओं को हमारा समाज, उन्हीं महिलाओं को हमारा समाज अच्छी महिला मानता है कि जो महिलाएं क्या बोला कि जो महिलाएं समाज के अनुसार कपड़े पहनती हैं, चलती फिरती हैं, समाज का कहना मानती हैं, समाज में रहती हैं, समाज जैसा कहता है वैसे वो सारे काम को करती हैं, वो अच्छी महिला होगी। लेकिन ऐसी महिला जो समाज के अनुसार कपड़े नहीं पहनती है, अपने मन के कपड़े पहनती है, अपने अनुसार जीवन जीती है और अपने अनुसार किसी के साथ भी भैया रिलेशन बना लेती है, सेक्स कर लेती है या संबंध बना लेती है, समाज उसको खराब महिला कहेगा। यानी समाज जैसा कहता है अगर लड़की वैसा करती है, महिला वैसी करती है, तो समाज उसको अच्छी और खराब महिला के रूप में क्या है? इंगित करता है, ठीक है। तो खास तौर से जो चीजें बता रहा हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसी के साथ हमारा दूसरा चैप्टर समाप्त हो गया। चलिए हम लोग अपना अगला नेक्स्ट चैप्टर को भी क्या कर सकते हैं देख। चैप्टर नंबर 3 क्या है? पुरुषत्व। इसमें हम लोग जो देखेंगे पुरुषत्व आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा पुरुषत्व की परिभाषा, पुरुषत्व को समझना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। दो, पुरुषत्व आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्या है? पितृसत्ता और पुरुषत्व क्या है, ठीक है। पुरुषत्व और महिलाओं के विरुद्ध किस प्रकार से हिंसा की हम लोग बातें करते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, चैप्टर नंबर 3 में से आ सकता है। तो देखिएगा पुरुषत्व चर्चा में क्यों, देखिए लड़के और पुरुष जिस समाज में रहते हैं, अपना कार्य करते हैं, उस समाज की पुरुषत्व मूलक अपेक्षाओं के अनुरूप जेंडर भूमिकाओं और व्यवहार को सीखते हैं। पुरुषत्व क्या है भाई? पुरुषत्व का मतलब होता है कि हमारा जो समाज है वह लड़कों को कैसे देखता है, पुरुषों को कैसे देखता। भाई पुरुष कैसे दिखना चाहिए, पुरुष कैसे होना चाहिए, उसके बोलने का ढंग है, चलने का ढंग है, उठने का ढंग है, बैठने का ढंग है, पुरुषों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे बातें करनी चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये क्या है? यही सारी चीजें पुरुषत्व है।
यानी हमारा समाज पुरुषों को कैसे देखता है भाई, एक पुरुष कैसा होता है वही पुरुषत्व है। जैसे हमारा समाज समझता भाई पुरुष बहुत समझदार होते हैं, फुर्तीले होते हैं, ताकतवर होते हैं, ठीक है, क्या है, यही पुरुषत्व है ना। लड़के बिल्कुल अपने बचपन के बारे में संदेश पाने लगते हैं कि एक लड़का का होने का मतलब क्या है। लड़के और लड़कियों में खेलने के लिए जो खिलौने दिए जाते हैं, उन्हें देख करके आप समझ सकते हैं कि जेंडरीकरण किस प्रकार घटित हो रहा है। उन खेलों में गौर कीजिए तो छोटे लड़के लड़कियों को देखिए, उनमें से प्रत्येक की भूमिका में हाथ है। देखो भाई, जब बच्चा छोटा रहता है तभी से देखोगे लड़के लड़कियों की खिलौने में अंतर होता है। लड़का और लड़की जो रहता है उसके जो खेल हैं, बच्चे जो खेलते हैं उनके खेल में भी क्या रहता है, अंतर होता है ना। यानी जब लड़का छोटा ही रहता है तभी से उसको समाज बताने लग जाता है कि भाई तुम पुरुष हो, क्या है, तुम पुरुष हो और तुम्हें किस प्रकार से रहना है, तुम्हें किस प्रकार से काम को करना है। ये सारी जो चीजें होती हैं हमारा समाज शुरू से ही, क्या कह सकते हो, शुरू से ही उस लड़के को बताने लग जाता है कि भैया तुम लड़के हो, तुमको कैसे रहना है, तुमको कैसे कपड़े पहनने हैं, तुमको कैसे खेल खेलने हैं, तुमको कैसे उठना बैठना है, तुमको कैसे खाना खाना है। यानी हमारा समाज लड़कों के बारे में जो उसकी सोच है कि एक लड़का ऐसा होना चाहिए, वही पुरुषत्व है। यानी हमारे जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, पुरुषों को कैसे देख रहा है, भाई उसको पुरुष किस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं, वही तो पुरुषत्व है। यानी हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है, हमारा जो पूरा पूरा सामाजिक ताना बाना है, वह लड़कों यानी उसकी नजर, यानी हमारे समाज लड़कों के बारे में जो सोचता है कि एक लड़का ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, यही पुरुषत्व है। क्या होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई मेरे, पुरुषत्व बोलते हैं। अब देखिएगा पुरुषत्व की परिभाषा क्या है। जैसे पुरुषत्व प्राथमिक रूप से ऐसी विशेषताओं और गुणों से संबंधित है जिन्हें सामाजिक रूप से परिभाषित या निर्मित किया जाता है। यानी पुरुष जो है उसकी परिभाषा क्या भैया, सामाजिक है। यानी जैसे हमने बात किया था भाई, लड़की कोई पैदा नहीं होती है, लड़कियों को समाज बनाता है, उसी प्रकार से पुरुष पैदा नहीं होते हैं, बल्कि हमारा समाज पुरुषों को क्या निर्माण करता है। यानी हमारा समाज जो सोचता है कि पुरुष, लड़के किस प्रकार से कपड़े पहनने चाहिए, पुरुषों का व्यवहार कैसे होना चाहिए, पुरुषों को काम कैसा करना चाहिए, पुरुषों के पास एटीट्यूड यानी गुण कौन-कौन सा होना चाहिए, पुरुषों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, भाई यही पुरुषत्व है। यानी हमारा समाज जो समझता है कि लड़कों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, लड़कों में कौन-कौन से गुण होने चाहिए, लड़कों को एक-दूसरे से कैसे बातचीत करनी चाहिए, लड़कों को कैसे दिखना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, और एक लड़का किस प्रकार से होता है। भाई लड़का है तो छाती चौड़ी करके चलेगा, सीना फुला करके चलेगा, ठीक है, पुरुषत्व है। लड़का होगा तो भाई रोएगा नहीं, हमारा समाज ये भी मानता ना, भैया लड़के तो रोते नहीं है, लड़का होगा तो पत्थरदिल इंसान होगा, लड़का होगा तो भाई एक प्रकार से क्या करेगा, रौब जमाएगा, ठीक है, महिलाओं पर, लड़कियों पर एक प्रकार से रौब जमाएगा। लड़का है तो भाई स्वतंत्र रहेगा, लड़का है तो भाई अपनी मनमर्जी का काम करेगा। यानी हमारा समाज पुरुषों या लड़कों को इसी प्रकार से देख रहा ना। यानी पुरुषत्व क्या है, यानी हमारा जो पूरा समाज है पुरुषों को किस प्रकार से देखता है, लड़कों को किस प्रकार से देखता है, उसका देखने का नजरिया क्या है। तो भाई समाज यही देखता है ना भाई, एक पुरुष कैसा होना चाहिए, या उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसके खान पान या उसका कपड़े लत्ते जो पहनता है, ठीक है, उसकी बोली भाषा क्या है। यानी समाज जैसे पुरुषों को देखता है उसी को हम लोग भाई पुरुषत्व कहते हैं ना। जैसे समाज मानता है भाई पुरुष जो है एक प्रकार से आक्रामक होगा, यानी जल्दी से किसी गलत बात को मानेगा नहीं, बल्कि हमेशा दूसरे पर रोक जमाएगा। पुरुष भाई गुस्सैल होते हैं, जैसे माना जाता है, हमारा समाज मानता है कि पुरुष क्या करेगा, गुस्सा करेगा। भाई अगर किसी पुरुष की शादी होगी तो अपने महिला पर अधिकार करेगा, ये मेरी लुगाई है या मेरी पत्नी है, ठीक है, उसको अपने अंडर में गुलाम भी बना के रखता है। यानी कई बार पुरुष जो है महिलाओं को मारते पीटते भी हैं, क्योंकि ऐसा समाज को लगता है कि भाई जो पुरुष है, जो लड़की का जो पति है, उसको मारेगा पीटेगा भी। अगर हमारा समाज यही कहता है, यही समझता है कि अगर कोई लड़की पुरुष की, यानी उसका जो पति उसकी बात को नहीं मान रही है, अगर उसको पुरुष मारता पीटता है तो यह बिल्कुल भैया जायज है। यानी हमारा समाज जो पुरुषों को देख रहा है कि एक पुरुष कैसा होना चाहिए या किस प्रकार से होना चाहिए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई मेरे, पुरुषत्व कहते हैं। यही पुरुष है कि समाज किस प्रकार से लड़कों को देख रहा है,
उसी प्रकार से हम लोग पुरुषत्व कहते हैं। जैसे हम पुरुषत्व को कैसे समझ सकते हैं? जैसे अगर बताऊँ, जैसे हमारा समाज भैया पुरुषों को तार्किक समझता है। भाई पुरुष जो होगा भैया, लड़का बहुत ज़्यादा तार्किक होता है, यानी सोच समझने वाला। हमारा समाज पुरुषों को भाई क्या समझता है? मजबूत समझता है। हमारा समाज लड़कों को क्या समझता है? फुर्तीला समझता है कि लड़के भैया फुर्तीले होते हैं, स्मार्ट दिखते हैं। हमारा समाज पुरुषों को क्या? रूखा समझता है, यानी महिलाओं के प्रति वो थोड़े से उदासीन होते हैं, ठीक है? हमारा समाज पुरुषों को भैया आक्रामक समझता है। लड़का जो है एक प्रकार से आक्रामक होगा, उसमें एग्रेशन होगा। हमारा समाज पुरुषों को आक्रामक समझ रहा है ना, भाई लड़का होगा तो एक प्रकार से उसमें आक्रामकता का जो गुण है, वह हम लोगों को देखने को मिला गया। उसमें एक प्रकार से आक्रामकता। पुरुषों को हमारा समाज भैया साहसी समझता है, साहस उनमें बहुत होता है, यानी किसी काम को करने से पीछे नहीं हटते हैं। पुरुष भाई कठिन से कठिन काम रहेगा उसको करेगा। तो समाज की ऐसी मान्यता है कि भैया पुरुष होगा तो साहसी होगा। अगला क्या? पुरुषों को हमारा समाज हिंसा की भी मानता है कि पुरुष होगा तो हिंसा करेगा, मारपीट करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा। अगर उसकी शादी होगी तो अपनी पत्नी को भी मारेगा, पीटेगा। या हमारा समाज पुरुषों को इसी प्रकार से समझा कि भाई पुरुष होगा तो हिंसक होगा, आक्रामक होगा, साहसी होगा, मजबूत होगा। होता नहीं भाई मर्दाना ताकत, इस प्रकार से कह सकते हो। यानी पुरुष जो है इसी प्रकार से हमारा समाज देखता है। पुरुष होगा तो भाई रौबदार होगा या घमंडी होगा। यानी हमारा समाज यह भी देखता है कि अगर कोई पुरुष है या लड़का है तो वह कैसे होगा भाई? रौबदार होगा, घमंडी होगा, दूसरे पर अपना रौब जमाएगा, जैसे वो अपनी पत्नी पर उसकी शादी हो जाएगी। पुरुष होगा तो भाई स्वतंत्र होगा। क्या होगा? पुरुष होगा तो क्या भाई? स्वतंत्र होगा। दूसरे पर वह निर्भर नहीं रहेगा, भाई कमाएगा, धमाएगा, बल्कि जो उसकी लुगाई होगी, उसकी महिला होगी या जिससे शादी होगी उस लड़के की, वो उसके अंडर में निर्भर रहेगी। तो पुरुषों की भैया एक प्रकार से निशानी होती है। यानी हमारा समाज जो है पुरुषों को तार्किक मानता है, मजबूत मानता है, स्मार्ट फिरतूला मानता है, उदासीन मानता है, आक्रामक, साहसी, हिंसक मानता है, स्वतंत्र, रौबदार मानता है। यानी हमारा समाज पुरुषों को मानता कि भैया लड़का ऐसा होता है, पुरुष ऐसा होता है। और हमारा समाज जब मानता कि भैया लड़का ऐसा होना चाहिए, लड़के ऐसे होते हैं, वही पुरुषत्व है। क्या है? वही पुरुषत्व है कि भाई जो अपनी पत्नी पर अधिकार रखेगा, जो अपने एक प्रकार से अगर भाई कि पुरुष को अगर उसकी शादी हो गई है, अगर उसका मन करा कि उसको सेक्स करना अपनी वाइफ के साथ, तो वह सेक्स करेगा। पत्नी की इच्छा है या नहीं है, इसकी वह बिल्कुल भी देख-रेख नहीं करेगा। ये पुरुषत्व बता रहा है कि उसका एक प्रकार से पति-पत्नी के संबंधों में पुरुषों का वर्चस्व रहेगा। उसका जो मन करेगा वो सो करेगा, ठीक है? या वो पत्नी या जो उसकी बीवी है, वह उसकी ओर नहीं देखते हैं, बल्कि उनके मन में जो चीज़ें रहती हैं, वही करते हैं। भाई यही पुरुषत्व है। पितृसत्ता और पुरुषत्व क्या है? भाई पुरुषत्व के कारण ही हमारा पितृसत्तात्मक समाज बड़ा मजबूत है। देखो, पितृसत्ता और पुरुषत्व आपस में बहुत नज़दीकी से जुड़े हैं, ठीक है? पुरुषों के प्रभुत्व का सिद्धांतीकरण परिणामता दोनों चीज़ें 1960 के दशक में हुई हैं। जैसा कि पिछले चैप्टर में मैंने आप सबको बताया था कि पितृसत्ता पुरुषों का महिलाओं और अन्य पुरुषों पर व्यवस्था प्रभुत्व है। यह भी पितृसत्ता की मुख्य रूप से सामाजिक संस्थाओं और संरचनाओं के जरिए क्रियान्वित की जाती है, जबकि पुरुष वैकल्पिक तरीकों का क्रम है, जिसमें पुरुष के जेंडर संबंध अभिव्यक्त किए जाते हैं। यह भी अधिकांश है कि किसी व्यक्ति किसी व्यक्तियों के एक छोटे समूह तक सीमित होता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि एक संस्था के रूप में परिवार पितृसत्तात्मक होते हैं, जबकि हो सकता है परिवार का मुखिया एक पुरुष हो। यानी कह रहे भैया कि जो पितृसत्ता है, कुछ पुरुषत्व ही पितृसत्ता को आगे बढ़ाते हैं। भाई जब हमने मान लिया कि भाई पुरुष का समाज में वर्चस्व है, समाज में दबदबा है, पुरुष भैया सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे बलशाली हैं, सबसे ताकतवर हैं, तो भाई सत्ता भी उन्हीं के पास रहेगी ना। पुरुषत्व ही क्या भैया पितृसत्ता को बढ़ाता है। पितृसत्ता क्या है? कि जहाँ पर हमारी वंश परंपरा पिता के जरिए चलती है। जैसे मान लीजिए आज आपके घर के मुखिया आपके पापा हैं, कल आपके घर के मुखिया भैया हो जाएँगे। अगले दिन आपके मुखिया जब आपका भैया नहीं रहेंगे तो अब आपके भैया का लड़का हो जाएगा। यानी क्या है? यही पितृसत्ता है। पितृसत्ता मीन्स होता है कि घर की जो वंश परंपरा है, वह पिता के ज़रिए जब चल रही है, वो पितृसत्ता है। कि आपके पापा हैं, कुछ दिन बाद आपके भाई हो जाएँगे, फिर आपका भाई का लड़का हो जाएगा। तो क्या है? यानी पुरुषत्व ही क्या करता है? पितृसत्ता को आगे बढ़ाने में उसकी हम लोगों को भूमिका देखने को मिलती है। पुरुषत्व क्या करता है भाई? महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को बढ़ाता है। जब हमारे समाज ने मान लिया कि पुरुष भाई रौबदार होता है, घमंडी होता है, फुर्तीला होता है और एक प्रकार से हमारा समाज यह भी मानता है कि भैया अगर पुरुष की बातों को अगर महिलाएं नहीं मानती हैं, तो पुरुष अगर उनके खिलाफ मारपीट करता है, हिंसा करता है, तो यह बिल्कुल भी गलत नहीं है। जैसे एक लड़के की शादी एक लड़की से हुई है,
लड़की अगर उसकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पा रही है, अगर लड़का उसको मारता है, पीटता है, तो समाज इसको गलत नहीं मानता है, क्योंकि समाज मानेगा भाई एक जो पति है, पति की उम्मीदों को काम क्या पत्नी को पूरा करना। अगर एक पत्नी अपने पति की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पा रही है, तो अगर उसका पति उसको मारता-पीटता है, यह बिल्कुल भी गलत नहीं है। हमारे समाज की तो मान्यता लगभग यही है ना, तो हमारा समाज जो है, हमारी जो सोसाइटी यही मानती है ना, यानी पुरुषत्व क्या करता है, महिलाओं के खिलाफ भैया हिंसा को बढ़ाता है। यानी जब समाज में ये मान लिया जाएगा भाई पुरुष सर्वश्रेष्ठ है, पुरुष रोबदार होता है, घमंडी होता है, तो भैया जब उसकी शादी हो जाएगी तो अपनी पत्नी को मारेगा, पीटेगा। नहीं, पुरुषत्व क्या करता है, महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा है, जो मारपीट है, जो शोषण है, जो दमन है, जो रेप, हत्या, बलात्कार है, महिलाओं के खिलाफ जो हो रही हैं, वो पुरुषत्व यानी पुरुषत्व जो है उसको बढ़ाने में क्या उसकी बुरी भूमिका हम लोगों को देखने को मिलती है। भाई जब कोई लड़की की शादी हो जाती है, तो लड़कियों को बताया जाता है भैया तुमको पति की अपनी उम्मीदों को पूरा करना है, इच्छाओं को पूरा करना है। मान लीजिए एक लड़के की शादी एक लड़की से हुई, लड़के का मन करता है चलो भाई सेक्स करना है, लेकिन अगर लड़की नहीं करने का मन है, अगर नहीं करना चाहती है, तो भैया उसको पति मारेगा, पीटेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग समाज को देखें, समाज आकर के कहेगा भाई उसका तो धर्म है, पत्नी का धर्म है कि पति के साथ सेक्स करना, लेकिन वो क्यों नहीं करना चाह रही है? तो क्या है भाई, इसमें जब पुरुष उसको मार पीट रहा है, तो समाज उसको गलत नहीं मार रहा है, तो क्या है, यानी हमारा समाज जो है पुरुषों को ज्यादा अधिकार दे रहा है, और इस वजह से क्या हो रहा है भाई, महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा है, जो मारपीट है, जो शोषण दमन है, वह ज्यादा बढ़ रहा है। यानी पुरुषत्व क्या करता है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा को क्या करता है, बढ़ावा देने में मददगार होता है। और तीसरे चैप्टर में जो चीजें बता रहा हूं, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, और जिन को मैं बताऊंगा उनको आपको पढ़ करके भी जाना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ हमारा तीसरा जो चैप्टर है वो समाप्त हो गया। चलिए हम लोग अपने अगले चैप्टर में करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट और चौथा चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 4 हमारा क्या है, दैनिक जीवन में जेंडर। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखेगा सामाजिक निर्मिति और जेंडर, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। श्रम विभाजन और कार्य क्षेत्र क्या है, ये 2 पॉइंट आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और यहां से एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। क्या मैंने बोला कि यहां से क्वेश्चन 100% आएगा। कितना परसेंट जी, लगभग 100% आएगा कि सामाजिक निर्मिति और जेंडर क्या है, और श्रम विभाजन और कार्य क्षेत्र क्या है। हम लोग इन्हीं दोनों पॉइंट को देखेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा सामाजिक निर्मिति और जेंडर क्या होता है। भाई सामाजिक निर्मिति मतलब क्या होता है कि हमारे समाज में जो जेंडर है, यानी समाज एक प्रकार से लड़के लड़कियों में जो भेदभाव कर रहा है, वो भाई समाज के आधार पर हो रहा है। यानी हमारे समाज में देखोगे तो भाई लड़कियों को जितने मौके मिलते हैं, उससे ज्यादा लड़कों को मिलते हैं। यानी हमारा समाज की सोच ही ऐसी है कि समाज ये चाहता है कि भाई जो लड़का है वो जाकर के बाहर पढ़ेगा, नौकरी करेगा, चाकरी करेगा। लेकिन वहीं पर अगर हम लड़की की बात करें, तो लड़की के लिए समाज सोचता है भाई लड़की है तो घर की 4 दीवारी में रहेगी, चूल्हा चौका बर्तन खाना पकाना। यानी अगर उसको पढ़ने को भी जाना है, तो भाई किसी आसपास के कॉलेज में, आसपास के जिले में कहीं उसका नाम लिखवा देते हैं। यानी बाहर उसको दिल्ली, राजस्थान, कोटा, बेंगलोर यहाँ पर पढ़ने के लिए माँ बाप नहीं भेजते, लेकिन वहीं पर अगर उनका लड़का होगा तो भेज दे रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर लड़के की नौकरी कहीं लग गई, भाई लड़के की नौकरी बेंगलोर में लग गई है, दिल्ली में लग गई, मुंबई में लग गई है, या किसी दूसरे देश में, तो लड़का नौकरी करने के लिए जा सकता, लेकिन वहीं पर उनकी जो बच्ची है, जो लड़की है, वो उनको जाने नहीं देते। यानी हमारा समाज एक प्रकार से जो भेदभाव कर रहा है लड़के लड़कियों में, सोशली जो होता है भाई समाज में, अगर आप देखोगे तो लड़कियां कैसे, भाई लड़कियों को कैसे कपड़े पहनना है, कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बोलना है, उसी प्रकार से भाई लड़का कैसे होगा, छाती फुला के चलनी है, रोब दिखा के चलना है। लड़का होगा भैया गुस्सैल होगा, तेज तर्राक होगा, आक्रामक होगा। ये समाज की मान्यता है। यानी हमारा समाज ही जेंडर को निर्मित करता है। क्या भाई, वही मेरा कहने का मतलब है कि ना तो लड़के का जन्म होता है, ना तो लड़की का जन्म होता है। यानी हमारा समाज ही लड़के और लड़की को बनाता है। यानी समाज की एक मान्यता ना कि भाई लड़का होगा तो ऐसा होगा, लड़की होगी तो ऐसी होगी। वो समाज ही क्या करता है, उसका निर्माण कर रहा है कि वह किस प्रकार से उसको देखना चाहिए। ज्यादातर अगर हम समाज की बात करें तो समाज एक प्रकार से, जैसे अगर हम समाज को देखें तो समाज देखता कि लड़का होगा तो इस प्रकार से होगा,
भाई छरहरा बदन होगा, चौड़ी छाती होगी, लंबा चौड़ा होगा, इस प्रकार से देखता है। उसी प्रकार से अगर लड़की को देखोगे तो हमारा समाज लड़कियों को लेकर के देखता है, भाई लड़की होगी तो शर्मीली होगी, लजाएगी, शर्माएगी, क्या है? समाज इस प्रकार से दिख रहा है। यानी समाज एक प्रकार से लड़के लड़कियों में, यानी जो जेंडर है वो परमात्मा ने नहीं बनाया है। भाई भगवान ने तो लिंग बना के भेजा कि लड़का है, लड़की है। लेकिन जो हमारा समाज है, जो हमारी सोसाइटी है, वह एक प्रकार से जेंडर को बना देता कि भाई लड़का होगा तो वैसे होगा, लड़की होगी तो वैसे होगी। जैसे मान लो एक लड़के का जन्मदिन है तो वहां पर उसको जो गिफ्ट मिलेंगे अलग प्रकार से मिलेगा, लेकिन लड़की का जन्मदिन है तो वहां पर अलग प्रकार से मिलता है। यानी हमारा समाज ही क्या करता है? जेंडर का निर्माण करता है। यानी जो जेंडर है, जो भेदभाव है लड़के लड़कियों में, वो समाज के आधार पर ही है। क्या है? समाज के आधार पर। जैसे हम लोग सेक्स और जेंडर की बात करते हैं, भाई सेक्स यानी लिंग और जेंडर क्या? लिंग का मतलब क्या होता है? लिंग का मतलब होता है कि एक प्रकार से लड़का है या लड़की है, जो एक प्रकार से बाइसेक्सुअल होता है, यानी खास तौर से लड़का लड़कियों में जो भगवान बना करके भेज रहे हैं, यानी उनके जननांग के आधार पर, सेक्स पार्ट के आधार पर लिंग होता है, भाई लड़का होगा लड़की होगा। लेकिन जो जेंडर होता है, जेंडर भगवान बना करके भेजा नहीं, बल्कि हमारा समाज एक प्रकार से पुरुष और महिलाओं में जो अलग-अलग भूमिकाओं की बात करता है। भाई महिला होगी तो चूल्हा चौका बर्तन करेगी, अगर भाई महिला होगी तो सिलाई कढ़ाई बुनाई इस प्रकार के काम करेगी, लड़का होगा तो भाई बाहर जाएगा, कमाएगा धमाएगा। क्या है? ये जो अलग-अलग, लड़कियों के लिए अलग काम है, लड़कों के लिए अलग काम है, लड़कियों के लिए अलग पहनावा है, लड़कों के लिए अलग पहनावा है। यही क्या है? यही जेंडर है। यानी किसी भी समाज में महिला पुरुष में जो भेदभाव है, क्या मैंने बोला? किसी समाज में महिलाओं और पुरुषों में जो भेदभाव है, उसको हम लोग जेंडर के रूप से देखते हैं। किसके रूप में से देखते हैं जी? वह जेंडर के रूप में हम लोग देखते हैं और वो हमें जेंडर के रूप में क्या है? दिखाई देता है। यही लिंग और सेक्स और जेंडर के रूप में हम उसके कहते हैं ना। उसी प्रकार से जेंडर की सांस्कृतिक निर्मिति, यानी जो हमारी संस्कृति मतलब समझते हो? संस्कृति यानी हमारा कल्चर। कल्चर में क्या आता है? जैसे खान-पान है, पहनावा है, रीति-रिवाज है, ठीक है, शादी-ब्याह है, इसको हम लोग कल्चर बोलते हैं। यानी हमारा कल्चर भी क्या करता है? जेंडर का निर्माण करता है। भाई जैसे अगर आप देखेंगे तो लड़का होगा, तो लड़का एक प्रकार से उसका खान-पान कैसे होगा, उसका पहनावा कैसे होगा, उसका उठना-बैठना कैसे, उसका चाल-चलन कैसे होगा। उसी प्रकार से अगर लड़की होगी, तो उसका खान-पान कैसा होगा, उसका पहनावा कैसा होगा, उसका चाल-चलन कैसा होगा। ये समाज उसको निर्मित करता है ना। यानी हमारी जो संस्कृति है, यानी हमारा जो कल्चर है, वह भी जेंडर का निर्माण कर रहा है। भाई वो भी बताता है ना, भाई लड़की होगी तो उसका पहनावा कैसे होगा, उसका चाल-ढाल कैसे होगा, उसके शरीर का आकार कैसे होगा। कौन? भाई समाज बता रहा, संस्कृति बता रही ना। संस्कृति में खान-पान, पहनावा, ये सब रीति-रिवाज, पूजा पद्धति। भाई लड़की होगी तो उसका, भाई उसको क्या कौन-कौन से व्रत करने हैं, कौन-कौन से त्योहार करने हैं। लड़का होगा तो उसकी ज़िम्मेदारी का, भाई लड़का होगा तो एक प्रकार से सांस्कृतिक रूप से घर की ज़िम्मेदारी को सँभालेगा। यानी हम जेंडर की अगर हम लोग बात करें तो संस्कृति जो हमारा कल्चर है, वह भी जेंडर का निर्माण करता है। यानी लड़के-लड़कियों में जो भेदभाव है, जो डिफरेंस है, हमारे समाज में देखने को मिलता है, वह सांस्कृतिक कारणों से भी क्या होता है, हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा और इसके लिए इसको पढ़ कर के जाना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे छोटा हम बात कर लेते हैं, जैसे अगर आप देखोगे, भाई जैसे लड़की है, तो लड़की की क्या होगी, शादी होगी और वह अपने ससुराल चली जाती है, ठीक है? हमारे समाज में यही मान्यता कि लड़की की जो शादी होगी, वो ब्याह करके लड़के के घर ही जाएगी। लेकिन हमारे समाज ये नहीं मानता कि लड़के की अगर शादी होगी, ब्याह करके वो लड़की के घर आएगा। समाज में जो ताना-बाना है कि भाई लड़की की शादी होगी और लड़की शादी के बाद अपने मायके में नहीं रहेगी, अपनी माँ-बाप के यहाँ रहेगी, बल्कि वो अपने ससुराल में अपने पति के घर जाकर के रहेगी। ये क्या है? एक प्रकार से कहा जाता है, भाई लड़कों की शादी तो होती है, लेकिन वो अपने घर ही रहते हैं, लड़कियों की शादी होगी तो उनको दूसरे के घर जाना है। ये क्या है? एक प्रकार से जेंडर के आधार पर भाई भेदभाव ही तो कर दिया। भाई लड़की हो गई तो शादी करके उसको अपने माता-पिता का घर छोड़ करके एक प्रकार से पति के घर जाना। यानी लड़कियों का जो माँ-बाप का घर होता है, वह घर उनका तो होता ही नहीं है, बल्कि लड़कियों को शुरू से समझा दिया जाता है, बता दिया जाता है। ना, ये क्या है? एक प्रकार से लड़के-लड़कियों में जो भेदभाव है, उसी को तो ये बताता ना भाई, बना भी दिया, लोग बता भी देते हैं ना। उसी प्रकार से अगला देखिए, जिसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्या है नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, श्रम विभाजन और कार्यक्षेत्र का है। भाई श्रम विभाजन का मतलब काम का बँटवारा। आप लोग हमारे समाज में देख रहे होंगे कि हमारे समाज में क्या भाई, काम का बँटवारा कर दिया गया। लड़का होगा तो कौन से काम करेगा, लड़की होगी तो कौन से काम करेगी। और वह काम की बात करूँ, आप सबने देखा होगा कि भाई जेंडर के आधार पर, सेक्स और लिंग के आधार पर अगर आप देखेंगे, तो भाई लड़की होगी तो सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, घर के काम को करेगी। वहीं पर लड़का होगा
तो भाई खेती बाड़ी यानी घर के बाहर के काम करेगा, यानी श्रम विभाजन कर दिया। हम लोग अगर हम अपने घरों की बात करें तो हमारे घरों में घर की महिलाएं जो हैं वह घर की चार दीवारी या घर के जो काम होते हैं वो करती हैं, लेकिन जो पुरुष होता है क्या है वह घर के बाहर को काम करता है। यानी हम क्या कर दिया गया श्रम विभाजन यानी लिंग के जेंडर के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो क्या कर दिया गया भाई काम का बंटवारा कर दिया गया ना। भाई कौन कौन से ऐसे काम है जिनको पुरुष करेगा, जिसे पुरुष भाई खेती बाड़ी करेगा, बाहर जाकर के नौकरी चाकरी करेगा, ये पुरुषों का काम है। बल्कि जो महिला होंगी घर में खाना बनाना, चूल्हा चौका, बर्तन झाड़ू पोछा, घर के लिए लकड़ी लाना, पानी लाना या घर की साफ सफाई करना, अगर घर में भाई कोई जानवर है, पशु है तो उसको देखना, ये क्या है महिलाओं की जिम्मेदारी है। यानी पूरी तरीके से महिला पुरुष के आधार पर यानी जेंडर के आधार पर अगर देखेंगे तो भाई श्रम विभाजन कर दिया गया ना। यानी श्रम विभाजन मतलब भाई काम का बंटवारा, यानी लड़का क्या काम करेगा और लड़की क्या काम करेगी, यह पूरी तरीके से जो हमने बांट दिया है क्या है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई श्रम विभाजन यानी कार्य का काम का बंटवारा। कार्य क्षेत्र इन वर्क प्लेस, भाई लड़कियां जो होंगी अलग काम करेंगी, लड़के जो होंगे अलग काम करेंगे। लड़कियां जैसे भाई जैसे अगर मैंने बोला जैसे लड़कियां हैं तो ब्यूटी पार्लर सीख लेती हैं, मेहंदी लगाना सीख लेती हैं या मान लीजिए सिलाई कढ़ाई सीख लेती हैं। वहीं पर लड़का होगा वो तो कोई दूसरी प्रकार के काम को करता है। इस आधार पे हमने क्या कर दिया कि जेंडर के आधार पर भाई लड़का क्या काम करेगा और लड़की क्या काम करेगी, ये पूरा समाज ने बना ही दिया है कि भाई लड़की को क्या काम करना है, लड़के को क्या काम करना है। यानी समाज ने अपने आधार पर अगर हम लोग बात करेंगे पूरी तरीके से क्या कर दिया जी, काम का बंटवारा कर दिया ना कि लड़के क्या काम करेंगे और वहां पर लड़कियां क्या काम करेंगी। यह पूरी तरीके से हमारे समाज में बटा हुआ है। यही श्रम विभाजन और कार्य क्षेत्र है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और आपके पेपर में पूछा जा सकता है। जो जो चीजें मैं समझा रहा हूं उनको आपके लिए पढ़ करके जाना क्या है बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ हमारा चौथा चैप्टर भी समाप्त होगा। चलिए हम लोग अपना अगला चैप्टर देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है, रहेगा क्या रहेगा चैप्टर नंबर 5 क्या रहेगा, परिवार और विवाह। तो इसमें जैसे अगर आप देखेंगे नारीवादी परिप्रेक्ष्य क्या है, दूसरा रहेगा हमारा इसमें घरेलू हिंसा क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरा जो आपके एग्जाम में आ सकता है विवाह क्या है। ये तीन टॉपिक खास तौर से चैप्टर नंबर 5 में इंपॉर्टेंट है। भाई मेरे सबसे पहले नारीवाद समझ लो। नारीवाद का मतलब है कि भाई मेरे जब महिलाओं ने पुरुषों के बराबर अधिकारों के लिए आंदोलन किया वही नारीवाद है। नारीवाद कहता है कि भैया महिलाओं को भी लड़कियों को भी पुरुषों के बराबर समाज में अधिकार मिले, यही नारीवाद है। जिसमें आपको एग्जाम में पूछेगा भाई कि उदारवादी नारीवाद क्या है। उदारवादी नारीवाद यही कहता है कि पुरुषों को जो वोट डालने का अधिकार है, पुरुषों को जो वेतन का अधिकार है, पुरुषों को जो समाज में अधिकार मिला है वही अधिकार महिलाओं को मिल जाए, वही क्या है भैया उदारवादी नारीवाद क्या है। उदारवादी नारीवाद कहता है कि महिलाओं को जो अधिकार मिले हैं, महिलाओं को जो शक्तियां हैं वो पुरुषों के बराबर मिले। भाई समाज में जो पुरुष को अधिकार मिला है वही अधिकार महिला को दे दो, वही नारीवाद है, वही उदारवादी नारीवाद है। एक आएगा आपके समाज पूछेगा मार्क्सवादी नारीवाद क्या है। मार्क्सवादी नारीवाद ये कहता है कि भाई पुरुषों को जो काम करने का अधिकार है, पुरुषों को जो सैलरी है, पुरुषों को जो वेतन भत्ते हैं उसी प्रकार से सैलरी वेतन और काम करने का अधिकार महिला को मिलना चाहिए, वो मार्क्सवादी नारीवाद है। मार्क्सवादी नारीवाद कहता है भाई कि समाज में पुरुषों को काम करने का जो अधिकार मिला है वही काम करने का अधिकार महिला को मिल जाए। यानी महिला पुरुष को दोनों को काम करने का अधिकार मिले, दोनों की सैलरी बराबर रहे, दोनों को वेतन भत्ते जो कुछ भी चीजें मिलती हैं वो बराबर मिले, वही मार्क्सवादी नारीवाद है। उग्रवाद नारीवाद क्या कहता है, उग्रवादी नारीवाद कहता है कि भाई पुरुषों के अधिकारों को, पुरुषों का जो समाज में वर्चस्व है उसको खत्म कर देना चाहिए, बल्कि महिलाओं का वर्चस्व समाज में बनना चाहिए। यानी समाज में महिलाओं को अधिक महत्व देने की बात जो करता है वही उग्रवादी नारीवाद है। उग्रवादी नारीवाद जो है वह महिलाओं को अधिक से अधिक आजादी, पुरुषों से ज्यादा स्वतंत्रता देने की बात कौन करता है, उग्रवादी नारीवाद कहता है। नारीवाद एक प्रकार से जनरली आप सिंपल भाषा में समझ लो, आसान शब्दों में समझ लो, नारीवाद कह सकते हो कि जब कोई व्यक्ति भैया कहता है कि महिला को भी पुरुषों के बराबर आजादी दे दो। भाई पुरुष घर के बाहर काम करता तो महिला को भी घर के बाहर काम करने का अधिकार मिलना चाहिए। पुरुष भाई बाहर जाकर के कमाता धमाता दिल्ली मुंबई, तो महिलाओं को भी बाहर जाकर के कमाने का, धमाने का, पढ़ने का, लिखने का मौका मिले। यानी जो व्यक्ति या जो समाज या जो लोग कहते हैं कि पुरुषों के बराबर, लड़कों के बराबर ही
महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, वही नारीवाद है। क्या है? वही नारीवाद है। नारीवाद कहता है कि भाई समाज में जो अधिकार पुरुष को मिला है, वही अधिकार महिला को दे दो। यही नारीवाद की परिभाषा है और यही नारीवाद है। नारीवाद में तो आप सबको पता होगा भाई मेरे बहुत समय पहले की बात है कि यूरोप में, अमेरिका में यहाँ पर महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। तो पहली बार महिलाओं ने अपने लिए वोट डालना, यानी पुरुष को वोट डालने का अधिकार था तो महिला को नहीं था। ये फ्रांस की हम लोग बात करें, वहां पर महिला को भाई 1950 से पहले अगर हम लोग बात करें, जब तक हमारा देश आजाद, उससे पहले दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश थे जो महिलाओं को उनको अधिकार नहीं देते थे। ठीक है, तो महिलाओं ने पहली बार अपने लिए वोटिंग के लिए, वोटिंग राइट के लिए, भाई उनको भी वोट डालने का अधिकार मिले, इसके लिए उन्होंने पहली बार आंदोलन किया था। वहीं से कह सकते हैं नारीवाद की शुरुआत हुई। यानी महिलाएं कह रही थी भैया हमको भी वोट डालने का अधिकार मिले, यानी पुरुषों के बराबर हमको भी अधिकार दे दो। यही नारीवाद है। और आप सबको पता है जब हमारा देश आजाद हुआ, भैया हमारे देश में तो शुरू से ही महिलाओं को वोट डालने का अधिकार है, बराबरी का अधिकार। आज समाज में पुरुषों और महिलाओं की बराबरी की बात होती है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं रहा है। भाई महिलाओं को पुरुषों के बराबर समाज में जितने पुरुष को अधिकार हैं, उतने अधिकार महिला के नहीं थे। इसलिए महिलाओं ने एक आंदोलन चलाया और वही उसी आंदोलन को हम नारीवाद आंदोलन कहते हैं कि जो महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार देने की बात करता है, वही नारीवाद है। अगला देखिए घरेलू हिंसा। क्या घरेलू हिंसा का मतलब होता है कि महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है, जो मारपीट हो रही है, वही घरेलू हिंसा है। घरेलू हिंसा में जैसे कन्या भ्रूण हत्या, भाई जब कई बार होता कि जैसे कोई पति पत्नी है तो पता चला भाई पत्नी प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, भाई लड़की है पेट में, तो उसको क्या कर देते हैं, उसका अबॉर्शन करवा देते हैं, यानी उसकी गर्भपात करवा देते हैं। यानी कन्या भ्रूण हत्या भी घरेलू हिंसा में आता है। घरेलू हिंसा में जैसे खास तौर से भाई किसी घर में अगर किसी लड़की का जन्म हो जाता है, तो हमारे समाज में, परिवार में लड़कियों का जन्म अच्छा नहीं माना जाता। तो कई बार लड़कियों को घर वाले जानबूझ करके उसका गला घोंट देते, उसको मार देते हैं, या भी घरेलू हिंसा का ही कारण है। हमारे घरों में लड़के लड़कियों में जो भेदभाव है, वह भी घरेलू हिंसा ही है। कई सारे तुम सबने घर परिवार में देखा होगा कि भैया परिवार में जो लड़कों को मिलता है, लड़कियों को नहीं मिलता है। भाई जैसे लड़कों को पढ़ने लिखने का अधिकार मिलता है, खान पान मिलता है, पोषण मिलता है, उतना अधिकार महिला को नहीं मिलता। जो घर में जो लड़की है, जो बच्ची है, नहीं मिलता ना। यह भी एक प्रकार की घरेलू हिंसा है। घरेलू हिंसा में ज्यादातर होता है कि जब घर की चार दीवारी के अंदर महिलाओं के साथ शोषण, बलात्कार, मारपीट, हिंसा की जाती है, वही घरेलू हिंसा है। और यह घरेलू हिंसा एक प्रकार से भारतीय समाज में रही। आप सबको पता भी होगा कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 बना है, जिसमें कानून बनाया गया कि महिलाओं को घर की चार दीवारी के अंदर में मारना, पीटना, शोषण करना उनके साथ गलत है। क्योंकि आप लोगों को देखा होगा कि जितनी महिलाओं के साथ हमारे देश में बलात्कार की घटनाएं होती हैं, उसमें ज्यादातर बलात्कार करने वाले, यानी रेप करने वाले जो लोग होते हैं, वह घर परिवार के जानकार ही होते हैं। यानी अगर आप देखेंगे महिलाओं के खिलाफ जो सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है, वह घर के आसपास, घर में ही होती है। इसलिए घरेलू हिंसा जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा हम लोगों को देखने को मिलता है। अगला देखिएगा हमारा क्या, विवाह क्या है। विवाह तो क्या होता है भाई, आप सबको पता होगा कि विवाह एक प्रकार से एक लड़के की शादी जब एक लड़की से होती है, ठीक है, जिसका उद्देश्य संतान उत्पत्ति, बच्चे पैदा करना है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई मेरे, विवाह करते हैं। यानी हमारा समाज एक लड़की की शादी, एक लड़के की शादी एक लड़की से करता है, और एक लड़की की शादी एक लड़के से करता है। यही विवाह है। क्या होता है, इसको हम लोग बड़ी बोलते हैं विवाह, यानी जिसमें दो मैच्योर पर्सन, यानी जो जवान, लड़की भी जवान है, लड़का भी, यानी लड़के की भाई उम्र 21 साल से ऊपर होती है। क्या होती है, लड़के की उम्र 21 साल से ज्यादा होती है, लड़की की उम्र 18 साल से ज्यादा होगी। और दोनों को एक प्रकार से जब हम लोग शादी कर देते हैं, बंधनों में बांध देते हैं, वही शादी है। विवाह कितने प्रकार का होता है, तो भाई विवाह 2-3 प्रकार का होता है। एक एकल विवाह होता है। एकल विवाह मतलब एक लड़की की शादी जब एक लड़के से होती है, यानी जब कोई एक लड़का शादी करता है, या जब कोई लड़की एक शादी करती है, उसी को हम लोग बोलते हैं एकल विवाह। बहु विवाह क्या होता है, बहु विवाह का मतलब होता है कि एक लड़का जब कई सारी लड़कियों से शादी करता है, और एक लड़की जब कई सारे लड़कों से शादी करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई मेरे, बहु विवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, बहु विवाह। एक है बहुपत्नी विवाह। बहुपत्नी विवाह का मतलब था कि जब एक लड़का कई सारी लड़कियों से शादी करके उनको पत्नी बनाता है, वही बहुपत्नी विवाह है। बहुत सारी पत्नियां होना, बहुत सारी वाइफ होना क्या है,
उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, बहुपत्नी विवाह। और एक होता बहुपति विवाह। बहुपति विवाह क्या है कि जब एक लड़की कई सारे लड़कों से शादी करके कई सारे पति बना लेती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, मेरे बहुपत्नी विवाह कहा जाता है। तो विवाह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और विवाह से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। और विवाह वैसे काफी इजी है, आसान है। मुझे लगता है आप लोग वैसे ही पेपर में लिख दें भाई मेरे विवाह क्या। तो विवाह वाला जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है। विवाह के रूप क्या है, विवाह की परिभाषा क्या है, आखिर विवाह क्या होता है, आप सबको पता ही होगा विवाह क्या होता है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पांचवें चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया। चलिए हम लोग अपना अगला चैप्टर देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट होने वाला रहेगा। चैप्टर नंबर हमारा 6 क्या है, मातृत्व। ये भी काफी चैप्टर इंपॉर्टेंट हो सकता है और इसमें अगर आप देखेंगे काफी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो इसमें देखेगा जैसे पार संस्कृति संदर्भ क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्रॉस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। देखो पार संस्कृति क्या है, पार संस्कृति का मतलब होता है कि भाई मेरे जैसे लड़कियों की शादी हो जाती है ना, तो क्या होता है भाई, वो कहीं और चली जाती हैं। भाई जैसे मान लो एक लड़की है, लड़की की शादी हो जाती है तो अपने ससुराल चली जाती है। भाई जब वो अपने घर में रहती है तो उसके अलग प्रकार से उसका संस्कृति है, वहाँ का खान-पान, पहनावा सब चीज़ अलग होती है। लेकिन जब अपने ससुराल चली जाती है, लड़के से शादी करके जब उसके घर जाती है, तो वहाँ पर उसको अलग प्रकार की संस्कृति देखने, जैसे पितृसत्ता, पूंजीवाद और मातृत्व क्या होता है। अगला देखेगा इस हमारा इंपॉर्टेंट बनेगा, भारतीय संदर्भ में मातृत्व क्या है। ग्रामीण और शहर। देखो मातृत्व क्या है, मातृत्व एक प्रकार से देखो देखो हमारे समाज में अगर आप देखोगे भाई, जो माता मातृत्व क्या है, माता कैसी होनी चाहिए, एक अच्छी माँ कैसी होगी, एक अच्छी बहन कैसी होगी, एक अच्छी बेटी कैसी होगी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्रजनन और सैरोगेसी। प्रजनन का मतलब भाई बच्चे पैदा करना, सैरोगेसी का मतलब था किराए की कोख। किराए की कोख आप लोग समझते हैं, जैसे आप सबने सुना भी होगा कि भाई जो बड़े-बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, हीरो होते हैं, हीरोइन होते हैं, अमीर-अमीर जो आदमी होते हैं, वो अपनी पत्नियों को जब उनकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है ना, तो प्रेग्नेंट होने के लगभग 1 या डेढ़ महीने के बाद क्या करेंगे, उनकी पत्नी के बच्चेदानी में जो गर्भ रहता है यानी जो अंडकोष रहता है, उसको निकलवा करके किसी दूसरी महिला के अंदर डलवा देते हैं और महिला वो क्या करेगी, उस बच्चे को लगभग 9 महीने अपने पेट में रखती है और जब बच्चा पैदा हो जाता है, तो लोग अपना बच्चा वापस ले लेते हैं। जो अमीर वर्ग रहेगा, जो पैसे वाले लोग हैं, हीरो-हीरोइन होते हैं, वो अपना बच्चा ले लेते हैं। ऐसी को सैरोगेसी बोलते हैं। यही सैरोगेसी है, यानी एक जैसे अमीर व्यक्ति है, कोई हीरो है, उसकी जो पत्नी उसकी जो वाइफ है, वो प्रेग्नेंट हो गई, तो क्या करेंगे लगभग 1 डेढ़ महीने जब प्रेगनेंसी हो जाती गर्भवती हुए, तो उसके बच्चेदानी में से जो अंडकोष है, बच्चे का जो अंडा उसको निकलवा करके किसी दूसरी महिला के पेट में डलवा देते हैं। पूरी डॉक्टरी पद्धति होती है, उसको डलवा दिया जाता है और बाद में 9 महीने बाद वो जो दूसरी महिला वो बच्चे को जन्म देगी और वो बच्चा दोबारा वो लोग ले लेते हैं, उसको पैसा-वैसा दे देते हैं। यही सैरोगेसी होती है। सैरोगेसी इसी को बोलते हैं। आप सबको पता कि भाई कि माँ बनने के बाद महिलाओं का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जो शारीरिक बनावट होती है उसमें बदलाव। तो भाई हीरो-हीरोइन जो पैसे वाले लोग होते हैं कि बोलते हैं कि भाई मेरी अपनी वाइफ अपनी फिगर कैसे खराब, फिगर में आप समझते हैं उसकी जो शारीरिक बनावट है, क्योंकि जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो महिलाओं की जो योनि है, क्या होती जो योनि होती है, ठीक है? वो एक प्रकार से खुल जाती है और पुरुषों के लिए कह सकते हो सेक्स करने के लिए उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती। इसलिए भाई जो अमीर वर्ग है, जो पैसे वाले लोग हैं, वो सोचते हैं कि मेरी पत्नी बच्चे क्यों पैदा करेगी? क्योंकि बच्चे अगर पैदा करेगी तो उसकी जो योनि है बड़ी हो जाएगी और बाद में वो सेक्स के लिए उतना ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। ठीक है? सेक्स के लिए उतना ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि भैया किसी दूसरी महिला के पेट में अपने अंडकोष, पत्नी का जो अंडकोष है उसको डलवा देते हैं और कोई दूसरी महिला उनके बच्चे का पालन-पोषण करती है, बाद में उसको खूब सारा पैसा-वैसा दे देते हैं। यही सैरोगेसी। प्रजनन का मतलब होता है बच्चे पैदा करना। भाई प्रजनन को लेकर के भी हमारे देश में काफ़ी अधिकार है, काफ़ी राइट है। प्रजनन क्या है? आप लोग देखे हमारे घरों में भैया कि जो घर की महिलाएँ उनको कब माँ बनना है, उनको कोई अधिकार नहीं। बल्कि घर में उनका जो पति है, जो उनकी सास होते हैं, जो ससुर होते हैं, वही बताते हैं भैया तुमको कब माँ बनना है, तुमको कब माँ नहीं बनना है। ज़्यादातर परिवार में अगर देखोगे तो पुरुष ही डिसाइड करता है कि उसकी पत्नी कब गर्भवती होगी, कब बच्चे पैदा करेगी, ज़्यादातर पुरुष ही डिसाइड करता है। लेकिन पत्नियाँ जो होती हैं उनकी इसमें कुछ नहीं चलती, वाइफ की कुछ नहीं चलती है, बल्कि उसके घरवाले बताते हैं कब गर्भवती होगी, उसको कब बच्चे पैदा करने, कब नहीं करना। इस प्रकार से ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है
प्रजनन और सैरोगेसी वाला जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ सकता है भाई, प्रजनन और सैरोगेसी क्या। दूसरा जैसे इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि भारतीय संदर्भ में मातृत्व और शहरी। देखो भाई, अगर आप देखेंगे भाई, गांव की महिलाओं की स्थिति और शहर की महिलाओं की स्थिति बिल्कुल अलग है। अगर आप देखें भाई, गांव की जो महिलाएं हैं वो बहुत सारा काम वाम करती हैं। अगर हम लोग 6.5 को देख रहे हैं कि भाई जो गांव की महिलाएं हैं, गांव की महिलाएं तो बहुत सारा काम करती हैं। गांव की महिलाओं को उतना ज्यादा घूमने फिरने की, बाहर जाने की आजादी नहीं, लेकिन वहीं पर शहर की महिलाएं जो थी भाई काम भी करती हैं, उनको घूमने का, फिरने का, बाहर जाने का थोड़ा ज्यादा अधिकार है। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में गांव की महिलाओं को अगर आप देखेंगे तो कम अधिकार मिलता, घूमने फिरने की आजादी कम मिलती है। उसी के अकॉर्डिंग देखो जो शहर की महिलाएं हैं भाई, उनको ज्यादा घूमने फिरने की आजादी है, उनके ज्यादा अधिकार दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से जो जब गांव की महिला माँ बनती है और एक शहर की महिला बनती है, उसमें भी बहुत सारा हम लोगों को अंतर देखने को मिलता है। भाई गांव की जो महिला जो है माँ बनी है, वो अलग प्रकार से उसका खान पान होगा, उसका रीति रिवाज होगा अलग प्रकार से, लेकिन वहीं शहर की जो महिला होती भाई उनका अलग अलग प्रकार से चीजें। तो गांव और शहर की महिलाओं में जो अंतर पाया जाता है उसी को हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। मातृत्व क्या है? मातृत्व यानी जब कोई महिला माँ बनती है तो उसमें जो परिवर्तन आते, जो बदलाव आते हैं, वही मातृत्व है। क्या होता है भाई मेरे? वही माँ, यानी हमारा समाज एक गर्भवती महिला के बारे में क्या सोचता है। जो गर्भवती महिला हो जाती है, जब प्रेग्नेंट हो जाती है, जब पैदा, तो उसके समाज में उसकी भूमिका जो है भाई बदल जाती है। जब कोई भी लड़की माँ बनती है तो भाई उसके घर परिवार में क्या उसकी जिम्मेदारी बदल जाती है। माँ बनने के बाद ही समाज में लड़कियों और महिलाओं की जो भूमिका है उसमें बड़ा परिवर्तन हम लोगों को देखने को मिलता है। और गांव और शहर में दो जगह, अगर एक लड़की गांव में रहती है, एक लड़की शहर में रहती है और दोनों लड़कियां माँ बन गई हैं, तो दोनों की भूमिका भाई बिल्कुल अलग होगी। हो सकता है गांव की जो महिला उसको घर में काम भी ज्यादा करना पड़े बच्चे होने के बाद भी, लेकिन कई बार शहर की महिलाओं को भाई ज्यादा काम करना नहीं पड़ता, उनकी देखभाल ज्यादा होती है। अगर शहर की महिला भाई माँ बन गई है, उसको समय समय पर लोग जाकर के चेक करवाते हैं, बच्चा सही है कि नहीं है, माँ सही कि नहीं सही है। गर्भ जो शहरी महिला है उसका खान पान थोड़ा बेहतर है, लेकिन जो गांव की महिला भाई वो दिन भर घर में काम भी करेगी, चूल्हा चौका बर्तन भी गर्भवती यानी प्रेग्नेंट होने के बाद भी महिलाएं करती हैं, गांव में करती हैं भाई मेरे, ठीक है। और उसको उतना ज्यादा खान पान वैसा मिल गई। यही हम लोग बात करें कि भारतीय संदर्भ में कि दो लड़की एक गांव में रहती, एक शहर में थी, दोनों प्रेग्नेंट हो जाती, दोनों गर्भवती हो जाती हैं, तो उनमें हमें हम लोगों को काफी अंतर देखने को मिलता ही मिलता है। और छठे चैप्टर से आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको सबको यही लिख करके आना जो मैं आपने आपको बताया। सॉरी भाई मेरे, इंपॉर्टेंट हो सकता है और जो जो चीजें मैं बता रहा हूं उनको पढ़ के भी जाना क्या है आप लोगों के लिए जरूरी है। चलिए अगला चैप्टर देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट है। जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 7 क्या है? कार्य को जेंडरीकृत करना। कार्य को जेंडरीकृत करने का मतलब होता है कि आप सबने देखा होगा कि जैसे भाई क्या होता है कि भाई महिला का जो काम है वो अलग प्रकार का है, पुरुष का अलग प्रकार से काम है। अगर मैं बात करूं कार्य के मापन हेतु मानक क्या है, जैसे आप लोग देखे होंगे कि जैसे भाई मेरे पुरुष है, पुरुष बाहर जाते हैं, कमाते हैं, काम करते हैं तो उनको एक सैलरी मिलती है। लेकिन जो महिलाएं हैं उनके काम को कैसे मापा जाए? काम के मापना का मतलब जैसे भाई कोई महिला है, घर की जो महिलाएं होती हैं वो घर में चूल्हा चौका बर्तन खाना सारे काम को करती हैं, लेकिन वो जो काम कर रही हैं वो कितने पैसे का काम कर रही हैं, कितने रुपए का काम कर रही हैं, इसको किसी प्रकार से मापा ही नहीं जा सकता है। इसलिए तुम सबने घरों में सुना गया कि भाई घर की जो लेडीज होती हैं, घर के मर्द आकर के बोलते हैं कि तुम तो दिन भर करती क्या हो, दिन भर क्या करती हो, तुम तो कुछ काम ही नहीं करती हो। लेकिन महिलाओं को काम के बदले कोई वेतन नहीं मिलता। इसलिए महिला के काम को अगर आप देखेंगे कि हमारे समाज में जो महिलाओं का काम है उसको बहुत ज्यादा माने, यानी जो महिला घर की है भाई, घर की साफ सफाई करना है, चूल्हा चौका करना है, बर्तन करना, खाना करना है, बच्चों को देखना है, घर की देखभाल करनी, बड़े बुजुर्गों की देखभाल करनी है, कपड़े धोने हैं, ये सारे काम महिलाएं करती हैं। लेकिन महिलाओं के काम को मानक ही नहीं है, उसको कैसे मापा जाए कि वो कितना काम कर रही हैं, कितने पैसे का काम किया, इसको तो मापा ही नहीं जा सकता है। इसका आकलन कैसे किया जाए? इसलिए तुम सबने देखा कि भाई महिलाओं के काम का कितना मूल्य है, कितना पैसा, कितनी सैलरी है, उसको कोई मानक ही नहीं, इसलिए उनके काम को बहुत ज्यादा माना नहीं जाता। लेकिन वहीं पर जो पुरुष काम करते हैं उनके बदले में उनको क्या सैलरी मिलती है, वेतन मिलता है, तनख्वाह मिलती है, तो इससे क्या होता है उनके काम का क्या होता है भाई मेरे, ज्यादा महत्व हम लोगों को देखने मिलता है। कार्य को इससे बहुत ज्यादा अंतर है, यानी महिलाएं जो भी काम करती हैं वो ज्यादातर एक प्रकार से क्या होते हैं कि एक प्रकार से उसमें कोई वेतन नहीं मिलता है, इसलिए पुरुषों को काम को ज्यादा। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिएगा,
कार्यस्थल में जेंडर भेदभाव हिंसा। कार्यस्थल मतलब समझता भाई वर्क प्लेस, जैसे लड़कियां होती, महिला होती, जहां पर काम करती, जहां पर नौकरी चाकरी करती हैं, वहां पर उनके साथ कई प्रकार का भेदभाव होता है, उनके खिलाफ हिंसा भी थी। जैसे अगर बताऊं भाई, कोई लड़की अगर कहीं पर नौकरी चाकरी करती है तो उसके खिलाफ बहुत ज्यादा भेदभाव होता है। जैसे उसको एक प्रकार से मान लीजिए कि कई कई जगह पर उसको सैलरी कम मिलती है, ठीक है, या पुरुषों के बराबर उसको आगे बढ़ने के मौके भी कम मिलते हैं। अगर आप देखेंगे क्या क्या होता है, पुरुषों के बराबर महिलाओं को आगे बढ़ने के मौके कम मिलते हैं। और भाई महिलाएं जहां पर काम करती हैं वहां पर उनके साथ हिंसा भी होती है, जैसे उनके साथ गाली गलौज करना, ठीक है, उनको छेड़ना, परेशान करना। वहां के जो पुरुष होंगे काफी टाइप से परेशान करते हैं। बल्कि अगर देखो कहीं पर अगर कोई लड़की महिला काम करती है तो वहां उसके जो सीनियर हैं उसको बोलेंगे भाई आपको प्रमोशन दे देंगे, मेरे साथ सेक्स कर लो, या आपको सैलरी बढ़ा देंगे, मेरे साथ सेक्स ले। इस प्रकार से प्रलोभन और लालच भी दी जाती है। और महिलाएं अगर कई बार इसको मानती नहीं तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा होती है। वैसे भी अगर आपने देखा होगा कि कार्य जहां पर महिला नौकरी चाकरी करती हैं वहां का माहौल भी कई बार अच्छा नहीं रहता है, महिलाओं के अनुकूल नहीं है। महिलाओं को तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि भाई कोई महिला किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में नौकरी करती है या प्राइवेट सेक्टर में काम करती है तो उसको वहां पर तमाम तरह की जो असुविधाएं होती है, तमाम तरह की जो समस्याएं होती है, उन समस्याओं का सामना तो उसे करना ही पड़ता है। देखते नहीं कितने प्रकार की समस्याएं होती है, उसको साथ वहां भेदभाव बहुत होता है, ठीक है। वहां का जो पुरुष समाज होगा वहां पर गंदे चुटकुले सुनाना, गंदी बातें करना, इस प्रकार का चीजों को करके महिलाओं को वहां पर परेशान किया जाता है, ठीक है। या महिला अगर कोई बात को नहीं मानती है तो उसको भाई उसके खिलाफ हिंसा भी हम लोगों को देखने को मिलती ही मिलती है ना। एक है इस प्रकार से अगर आप लोग देखेंगे तो महिलाओं के खिलाफ जहां पर नौकरी चाकरी करती हैं वहां पर उनके खिलाफ तमाम तरह की हिंसा और तमाम तरह की चीजें दिखाई देती हैं। इसलिए 7वां चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है और इस चैप्टर से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलिए हम लोग अगला चैप्टर देख लेते हैं। चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर क्या है, चैप्टर नंबर 8 क्या है, कार्य और श्रम बाजार में जेंडर मुद्दे। क्या है, कार्य और श्रम बाजार में जेंडर मुद्दे क्या हैं। यहां पर देखिएगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या, सबसे पहले देखिएगा कार्यस्थल पर यौन हिंसा। कार्यस्थल में सब समझते हो कि भाई मेरे जहां पर महिलाएं लड़कियां जहां पर काम करती हैं उनके खिलाफ वहां पर काफी यौन शोषण होता है, यानी उनको एक प्रकार से सेक्सुअल टॉर्चर किया जाता है। जैसे उनको नौकरी के नाम पर, प्रमोशन के नाम पर, सैलरी बढ़ाने के नाम पर उनके खिलाफ कई सारे यौन शोषण होते हैं। उनको परेशान किया जाता है, गंदी फिल्में दिखाना, गंदे चुटकुले सुनाना, हंसी मजाक करना, उनको टच करना, गंदे इशारे करना, गाली गलौज करना, ये सब क्या है, कार्यस्थल पर यौन शोषण के ही कारण है। आप लोग देखते भी होंगे कि भाई महिलाओं के खिलाफ जहां पर आज किस कोई लड़की अगर कहीं पर नौकरी चाकरी करती, किसी प्राइवेट सेक्टर में होगी या किसी सरकारी में काम करती है तो वहां का जो पुरुष लोग हैं जो, हाँ देखो उसके खिलाफ कितने प्रकार की चीजें करते, उसको परेशान करते, उसको छेड़ते हैं, या उसके साथ कई बार वहां पर रेप की घटनाएं हो जाना, या उसको लालच दी जाती है कि भाई तुम्हारा प्रमोशन कर देंगे, तुम्हारे पैसे बढ़ा देंगे, तुम्हारी सैलरी बढ़ा देंगे, मेरे साथ सेक्स कर लीजिए, मेरे साथ संभोग कर लीजिए। इस प्रकार के लालच और इस प्रकार से उसको काफी परेशान किया जाता है। जहां पर लड़कियां काम करती वहां के जो पुरुष समाज होगा, जो लड़के होते हैं, देखो वहां पर गंदी गंदी बातें करना, गंदे चुटकुले सुनाना, गंदे इशारे करना, ठीक है, छेड़ना, ठीक है, आंख मारना, ये सब क्या, ये प्रकार से सारा यौन शोषण की कैटेगरी में ही आता है। और इस प्रकार की जो चीजें होती हैं वह हम लोगों को देखने को मिलती है। यौन कार्य क्या है, यौन कार्य का मतलब यह सेक्स वर्क, यानी कई सारी तुमने महिलाओं को देखा होगा कि वह धंधे करने का काम, धंधा मतलब समझते एक प्रकार से, यहाँ पर भाई गलत शब्द मैंने बोल दिया है तो कोई इसको बुरा मत माना। यौन कार्य का मतलब होता है सेक्स वर्क करना, नहीं सेक्स वर्क करना, यानी जो भाई महिलाएं पैसे लेकर के सेक्स काम में लगी हुई उसको बोलते हैं सेक्स वर्कर। सेक्स वर्कर मतलब एक प्रकार से जैसे होते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं प्ले बॉय होता है, प्ले गर्ल होती है। जैसे मान लीजिए कि भाई, जैसे मान लीजिए तुमको सेक्स करना है, ठीक है, तुम्हारी ना शादी हुई है, ना तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं भाई, किसी को फोन करेंगे जहां पर वहां पर कोई लड़की रहेगी, कोई महिला रहेगी, वो आपके साथ सेक्स करेगी और आपको कुछ पैसे देगी। इसी को हम लोग बोलते हैं भैया यौन कार्य बोलते हैं। यौन कार्य का मतलब होता है कि जो महिलाएं एक प्रकार से सेक्स को एक प्रकार से उन्होंने अपना बिजनेस बना लिया है, अपना काम कर लिया कि भाई वो सेक्स का ही काम करती हैं, यानी वो तमाम पुरुषों के साथ सेक्स करती हैं और उसके बदले में पैसा लेती हैं। इसी को बोलते हैं भैया यौन कार्य कहा जाता है। यौन कार्य क्या है, यानी
पैसे लेकर के जो महिलाएं सेक्स करती हैं, पुरुषों के साथ करती हैं और बाद में फिर पैसा भी लेगी, इसी को हम लोग बताइए यौन कार्य बोलते हैं। अगला क्या है भाई, ग्लास सीलिंग क्या है? ग्लास सीलिंग काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ग्लास सीलिंग का मतलब जैसे महिलाएं नौकरी चाकरी करती हैं, तो नौकरी चाकरी में महिलाओं को जल्दी से आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। आप सबने देखा भी है कि गई जैसे कोई महिला है किसी डिपार्टमेंट में काम करती, तो वहाँ का जो पुरुष समाज होगा, वो नहीं चाहेगा कि महिला आगे बढ़े, उसको तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता। वहाँ का जो पुरुष होंगे, वो टाँग अड़ाने की कोशिश करते, कहीं वो आगे ना बढ़ जाए, कहीं वो बड़े पद प्राप्त न करे। ग्लास सीलिंग का मतलब होता है कि महिलाएँ जब नौकरी-चाकरी करती हैं, तो पुरुष उसको तमाम तरह की समस्याएँ लगा देते हैं, तमाम तरह के टाँग अड़ाने की कोशिश करते हैं, ताकि वह आगे ना बढ़े। इसी को हम लोग बोलते हैं भाई मेरे ग्लास सीलिंग बोला जाता है। यानी महिलाओं को नौकरी-चाकरी में आगे बढ़ने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये जो हमारा पुरुष समाज है, वह महिलाओं को आगे बढ़ने बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। और इस प्रकार की चीज़ें आप लोग देखो, भाई अगर कोई लड़की है, वहाँ देखो भाई लड़की का प्रमोशन जो होता है, जल्दी नहीं हो पाता है या उसको नई पोस्ट जल्दी नहीं मिल पाती है, उसकी सैलरी जल्दी नहीं बढ़ पाती, क्यों नहीं बढ़? क्योंकि इसी को हम लोग ग्लास सीलिंग बोलते हैं। यानी जो पुरुष समाज है, वह बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि महिलाएँ आगे बढ़ें, आगे जाएँ। इसलिए तमाम तरह की वो वहाँ पर समस्याओं का खड़ी कर देते ना कि भाई आगे वो बढ़ ही नहीं पाती। जैसे उसका प्रमोशन होना है, तो प्रमोशन में कोई न कोई बाधा ला देंगे या इसी प्रकार के आरोप लगा देते हैं कि ऐसी है, वैसी है, इस प्रकार की चीज़ें हो जाती हैं। यानी ग्लास सीलिंग इस चीज़ को बताता है कि महिलाओं को नौकरी-चाकरी में बढ़ने के जो अवसर हैं, बढ़ने की जो अवसर हैं, बहुत कम मिलते हैं। क्या और ख़ास तौर से कम मिलने का कारण क्या है कि जो पुरुष समाज है, वही महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देता है और जब महिलाएँ आगे बढ़ने का प्रयास करती हैं, तो तमाम तरह के आरोप लगा देना या अड़ंगे लगा देना, एक प्रकार से टाँग अड़ाने का क्या काम है, भाई वो लोग काम करते हैं, ठीक है? इसे अगला पॉइंट देखिए कि भाई दोहरा बोझ क्या है? दोहरा बोझ का मतलब है जैसे दोहरा बोझ यानी डबल काम हो जाना। जैसे कोई महिला काम भी करती है, घर का काम भी करेगी और नौकरी भी करती है, इसी को लोग बोलते हैं हम दोहरा बोझ। दोहरा बोझ बताता है जैसे लड़कियाँ होती हैं, वो नौकरी भी करती है, भाई नौकरी करने जाएगी वहाँ पर भी नौकरी-चाकरी करेगी और नौकरी करने के बाद जब वो घर पर आती है, तो घर पर भी खाना बनाना, चूल्हा-चौका करना, बर्तन कपड़ा क कपड़े धोना, इसी को बोलते हैं दोहरा बोझ। यानी 2 काम में हो जाना, यानी बाहर भी जाकर के वो कमा-धमा रही है और घर में भी आकर के काम कर रही है। इसी को क्या बोला जाता है? दोहरा बोझ। दोहरा बोझ इस चीज़ को बता रहा है कि महिलाओं को घर के बाहर भी काम करना पड़ रहा है और घर के बाहर भी काम करना पड़ रहा है। यही दोहरा बोझ यानी डबल वर्क हो गया ना, दोहरा 2 काम हो गए ना कि भाई तुमको नौकरी-चाकरी करके पैसे भी कमा के ला रही है, दिन भर जाती काम भी करती है और घर में आने के बाद घर में खाना पकाना, चूल्हा-चौका करना, बर्तन करना, यानी घर के भी सारे काम को कर रही है और बाहर जाकर के नौकरी-चाकरी करके वो भी यहाँ भी करे। यही क्या होता है? दोहरा बोझ होता है। नहीं जब महिलाओं को 2 काम दे दिए जाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं भाई दोहरा बोझ होता है। ये जो-जो मैं आपको बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट हो सकता है और आपके पेपर में ये पूछा जा सकता है। जैसे इसमें एक पॉइंट है, महिलाओं के काम में क्या-क्या देखो, महिलाएँ ज़्यादातर कौन-कौन से काम करती हैं? ज़्यादातर महिलाएँ घरों के काम ज़्यादा करती हैं, यानी घर की 4 दीवारी के अंदर जो काम होते हैं, जैसे पालन-पोषण करना, देखभाल करना, साफ-सफाई करना, खाना बनाना, कपड़े धोना, महिलाएँ उन कामों को ज़्यादा करती हैं कि जिनमें उनको कोई सैलरी या वेतन नहीं दिया जाता है। लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे पुरुष उन कामों को ज़्यादा करते हैं कि जिसमें उनको सैलरी या वेतन मिलता है। यानी महिलाओं के ज़्यादातर काम ऐसे हैं कि जिनके बदले में उनको कोई पैसे, कोई सैलरी, कोई वेतन नहीं दिया जाता है और वहीं पर जो पुरुष समाज होता है वो उन कामों को ज़्यादा करते हैं जिनमें उनको कोई न कोई सैलरी या वेतन उनको मिलता ही मिलता है। ठीक है? इसीलिए देखा होगा कि महिलाओं को काम को हम मूल्यांकन कैसे करें? भाई महिला जो है घर के चूल्हा-चौका बर्तन करती है, लेकिन वो कितने पैसे का कर रही, इसकी गणना करना क्या है? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए महिलाओं के काम को उतना ज़्यादा आँका नहीं जाता है, उतना ज़्यादा नहीं महत्व दिया जाता है, बल्कि जो पुरुष है घर के बाहर जाता, कमाता-धमाता है, इसलिए वहाँ पर देखो कि भाई उसके काम को हम लोग क्या है, ज़्यादा मानते हैं कि भाई वो ज़्यादा अच्छे काम कर रहा है, ज़्यादा बेहतर काम कर रहा है ना, यानी उसके काम को हमारा जो समाज है ज़्यादा मूल्य देता है। उसको ज़्यादा बेहतर मानता है कि भाई पुरुष जो घर के बाहर कमा-धमा रहा है, वो एक प्रकार से ज़्यादा मेहनत कर रहा है। इस प्रकार के समाज में अगर आप देखेंगे, तो महिलाओं के काम को कम महत्व दिया जाता है। क्यों महत्व कम इसलिए महत्व दिया जाता है क्योंकि
उसका माप ही नहीं कर सकते हैं। महिला कितने पैसे का काम करी, कितने रुपए का काम कर रही है, यह पता ही नहीं चल पाता है। बल्कि पुरुष ऐसे कामों को ज़्यादा कर रहे हैं कि जिसमें उसको कोई वेतन, कोई सैलरी या पैसा मिलता है, इसलिए उसके कामों को हम लोग ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। तो जो-जो चीज़ें 8वें चैप्टर से बताई आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है और इनको पढ़ कर के भी क्या है, जाना आपके लिए ज़रूरी है। जो-जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, मैं वही-वही आपको बता रहा हूँ और यही सारे टॉपिक आपको एग्ज़ाम में आने वाले भी हैं और 8वाँ चैप्टर इसी के साथ हमारा हो गया। जितने-जितने टॉपिक बताए हैं, चाहे देख लेना है पेपर में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चाहे 10 नंबर में, 20 नंबर में, 15 नंबर में आपका क्वेश्चन आएगा और इसको अच्छे तरीके से आप लोग बना कर के लिख सकते हैं। क्योंकि आपको मैं थोड़ा-थोड़ा समझा दे रहा हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम लिखने में क्या रहे, आसानी रहे। अगर आप लोग समझने की कोशिश करेंगे तो आपका एग्ज़ाम जो रहेगा बहुत अच्छे से जाएगा। चलिए हम लोग अगला चैप्टर देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट